हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा गर्ग आज आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के AECC के विषय में आपको अवगत कराने जा रही हूँ। AECC भाषा और संप्रेषण, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि संप्रेषण क्या होता है, तो हम इस विषय में आपको इकाई 3 और 4 के विषय में अवगत कराऊंगी। हमारा विषय होगा व्यावसायिक संप्रेषण। तो व्यावसायिक संप्रेषण के विषय में मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि संप्रेषण क्या होता है। ठीक है, हमारा जो विषय है वो है व्यावसायिक संप्रेषण। अभी व्यावसायिक संप्रेषण क्या होता है, उसके लिए संप्रेषण की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक हमें संप्रेषण के बारे में नहीं पता होगी तो हम व्यवसाय में भी उसका कैसे उपयोग करेंगे, उसमें हमें फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण एक, हम लोग जो आपस में बात करते हैं, अपने विचारों को, अपने जो भी हमारे मन में विचार आते हैं या जो हमें भी किसी से कोई काम होता है तो हम वो संप्रेषण के माध्यम के द्वारा ही करते हैं। तो अपने विचारों को जब एक दूसरे के लिए पहुंचाते हैं या हमें किसी से कोई भी काम होता है तो हम बोलकर या सुनकर ही उस काम को पूरा कर सकते हैं। जब तक हम सामने वाले को अपनी बात नहीं बताएंगे तो वो हमारे उसका रिप्लाई नहीं देगा हमारी बात का। उसके लिए हमें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। तो हम जिस माध्यम से उसको बात करते हैं या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं वो हमारा कहलाता है संप्रेषण। अब संप्रेषण जरूरी नहीं कि आमने सामने जो बात कर रहे हैं वही संप्रेषण है, ऐसा नहीं है। आप कहीं दूर बैठे हुए भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि आमने सामने या फिर बोलने वाले के साथ एक सुनने वाला भी जरूरी होना चाहिए। अगर हम अकेले अपने से बात करेंगे तो वो संप्रेषण नहीं होता। संप्रेषण में 2 व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है, और 2 व्यक्ति क्या 2 व्यक्तियों से ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें। मान लीजिए हमें किसी समूह में बात कर रहे हैं, हम समूह में भी हम बात करते हैं तो वो भी संप्रेषण कहलाता है। ये संप्रेषण हम एक गुट से दूसरे गुट या एक जगह से दूसरी जगह या एक समूह दूसरे समूह से जो भी बात करते हैं वो सब जो हमारा माध्यम कहलाता है वो संप्रेषण ही कहलाता है। तो संप्रेषण क्या हमारे इसके थोड़ा सा मैं और ये आपको क्लियर कर दूं कि संप्रेषण खाली हम बोलकर ही नहीं, हम लिखकर भी संप्रेषण कर सकते हैं। संप्रेषण की कई तरीके के माध्यम है, कई प्रकार से। जैसे कि हम बोलकर जो करते हैं हम उसे मौखिक संप्रेषण बोलते हैं। जो हम लिखकर करते हैं, लिखकर हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो हमारा लिखित माध्यम में आ जाता है। और इसके अलावा हमारा एक अगला संप्रेषण होता है स्पर्श संप्रेषण। मान लीजिए कोई व्यक्ति देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता तो वो लोग स्पर्श करके उस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, गर्म है, ठंडी है, स्मूथ है, या जो भी इस चीज़ को वो अब जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं तो उन्हें वो लोग पढ़ नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते तो वो स्पर्श करके उस भाषा को समझते हैं और उसको जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये तो वो हमारे संप्रेषण, और संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार हैं हमारे। एक संप्रेषण हमारा कहलाता है, आता है जो होता है सांकेतिक भाषा में। तो सांकेतिक भाषा में हम क्या करते हैं कि किसी भी संकेत से, जैसे हम मुंह से नहीं बोल रहे या हमें कोई इतना डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा सकती, तो हम इशारों से भी उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, अपनी बात उस तक पहुँचा सकते हैं। तो वो भी हमारा संप्रेषण का एक माध्यम है। अब संप्रेषण हम दूसरे से जो बात कर रहे हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बात है कि संप्रेषण करने के लिए एक तो 2 व्यक्तियों को होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो बोलने वाला व्यक्ति है और जो सुनने वाला व्यक्ति है उन दोनों को एक ही भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आप दोनों एक ही भाषा के नहीं होंगे तो बोलने वाले की बात भी सार्थक नहीं हो पाएगी और न सुनने वाले की। यानी कि जो बोलने वाला आपको कुछ काम के लिए कह रहा है अपनी भाषा में और सामने वाला उसको उस भाषा को नहीं जानता तो कहने वाले की बात भी अधूरी रह जाएगी और सुनने वाला भी उस काम को नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से संप्रेषण के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को आपस में उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा में वो लोग आपस में बात कर रहे हैं।
और तीसरा, उसको ऐसा माध्यम होना चाहिए कि सुनने वाला बोलने वाले की बात को अच्छे से समझ सके। बोलने वालों को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, स्पष्ट और सरल भाषा का, कि सुनने वाला उसको उसी रूप में प्राप्त कर सके जिस रूप में बोलने वाला उसको बात अपनी कहना चाह रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि संप्रेषण में किस प्रकार व्यक्ति किस प्रकार और किस माध्यम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये था हमारा संप्रेषण, क्योंकि मनुष्य की जब से उत्पत्ति हुई तो संप्रेषण तो शुरू से ही हमारी प्रक्रिया में रहा है, और संप्रेषण के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम संप्रेषण नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी जीवन शैली को भी ठीक से नहीं जी पाएंगे, जिसके लिए हमें संप्रेषण बहुत ही आवश्यक है। चाहे हम कोई सा भी उसके लिए माध्यम अपनाएं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उसके लिए भी हम जो संप्रेषण बात करते हैं वो भी, उस माध्यम को भी संप्रेषण कहते हैं। हम घर में आपस में बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, वो भी माध्यम संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण तो हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। और आगे अब जैसे आप हमारा जैसे कि विषय है व्यावसायिक संप्रेषण। अब आप सोचोगे कि व्यावसायिक संप्रेषण का व्यवसाय से क्या लिंक है, इसका क्या संबंध है आपस में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से हम लोगों को संप्रेषण की आवश्यकता रही है, और आगे तक हमें इसकी आवश्यकता हमेशा बनी ही रहेगी। बिना संप्रेषण के हम अपनी जीवन शैली को जी ही नहीं सकते। हम बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो हम संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं। अगर हम कहीं जाएंगे, हमारे मन में कोई बात है, तो हम जब उससे बोलेंगे नहीं तो सामने वाला भी उसको नहीं समझ पाएगा, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई आस पड़ोस में है, चाहे कोई बाजार में है। तो अब संप्रेषण का हमारा इकाई है व्यावसायिक संप्रेषण। व्यावसायिक संप्रेषण में संप्रेषण का क्या महत्व है या इसका क्या उद्देश्य है, वो हम इस इकाई में मैं आपको विचारों से अवगत कराऊंगी। क्योंकि व्यवसाय में संप्रेषण की क्या महत्व है, उससे पहले संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, या संप्रेषण क्या होता है, या संप्रेषण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या संप्रेषण के लिए क्या क्या मुख्य तत्व होने चाहिए जिससे संप्रेषण अपना जो हम अपनी बात को कहना चाह रहे हैं वो एक सार्थक सिद्ध हो सके। तो व्यवसाय के लिए संप्रेषण को जानना बहुत जरूरी है कि हमें किससे किस तरह बात करनी है, या किस लैंग्वेज में बात करनी है, या किस विषय के बारे में बात करनी है। तो उस चीज का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब ये जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो ज्ञान भी हमें संप्रेषण के माध्यम से ही मिलता है। बिना संप्रेषण के हमें किसी से हम जब तक किसी से बात नहीं करेंगे तो हमें किसी चीज की नॉलेज भी नहीं प्राप्त होगी, और जब नॉलेज प्राप्त नहीं होगी जब तक, तो हम आगे कुछ काम नहीं कर सकेंगे। तो संप्रेषण की तो अपने जीवन में बहुत ही आवश्यकता है, और आवश्यकता हम जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो बात दूसरे तक सही सलामत उसी रूप में जिस रूप में हम कहना चाह रहे हैं वो बात वहां तक पहुंच सके। अब मैं आती हूँ आपका संप्रेषण का हमारे जीवन में, व्यावसायिक संप्रेषण का हमारे, मान लीजिए हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उस व्यवसाय के लिए सबसे बड़ी बात हमें पहले जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि जो भी व्यवसाय हम करना चाहते हैं उस व्यवसाय की हमें अच्छे से जानकारी हो। जब तक हमें उस चीज की जानकारी नहीं होगी व्यवसाय की, तो हम उस व्यवसाय को भली भांति नहीं कर सकते। अब वो व्यवसाय चाहे कुछ भी है, चाहे कोई सड़क पे कुछ सामान बेचने वाला है, या कोई दुकानदार है, या कोई नौकरी करने वाला है, तो अपनी जीवन शैली को जीने के लिए या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। वो व्यवसाय किसी भी फील्ड का हो सकता है, जिस प्रकार मनुष्य अपने अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता है और उसको कर सकता है। तो अब जब व्यवसाय की बात आती है तो व्यवसाय कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, या उसके क्या उद्देश्य हैं, या उसकी क्या विशेषता है जिससे हमारा व्यवसाय अच्छे से चल सके।
सबसे पहली बात तो व्यवसाय की नॉलेज आपको पहले, अगर आप कोई अपना व्यक्तिगत कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई पर्सनली कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उस व्यापार की आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, उस व्यवसाय में संप्रेषण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिना संप्रेषण के आप व्यवसाय नहीं कर सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते। आप कहीं भी बाहर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या कुछ भी आप जो कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वो भी व्यवसाय ही कर रहा है वो व्यक्ति भी, लेकिन उस व्यक्ति को भी बोलने, जब तक वो बोलने का माध्यम उसका सही नहीं होगा या वो अपनी चीज़ को अच्छे से नहीं आपको दिखा पाएगा या उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, तो वो उसका भी व्यवसाय में संप्रेषण, उसका व्यवसाय एक सार्थक, मतलब उसको एक सेटिस्फाई नहीं होगा कि हाँ मैं अपना व्यवसाय ठीक से चला पाऊंगा, और जो उसको एक रिजल्ट आना है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो व्यवसाय में सबसे बड़ी जरूरी है कि आपको उस व्यवसाय की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करनी होगी, और जो आप जानकारी प्राप्त करोगे वो संप्रेषण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगर हम किसी को पैसे देके एक घर में बैठा दें कि भाई आप ये व्यापार कर लो, तो उसके लिए घर में बैठ के कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकता, चाहे आप कितना भी पैसा लेके घर में बैठ जाओ। व्यापार करने के लिए आपको बाहर लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके माध्यम या उसकी क्या उपयोगिता है, उस व्यवसाय की क्या उपयोगिता है, या उसका आने वाले लाइफ में, आने वाले समय में कितना उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, तो उसकी जानकारी के लिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर लोगों से मिलकर संप्रेषण करना पड़ेगा। संप्रेषण के माध्यम मतलब उसको बात करनी पड़ेगी, उसके लिए जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि उस जो व्यवसाय वो खोलने जा रहा है, तो उसके लिए मार्केट में, बाजार में क्या योग्यता है, उसका कितना उसको मतलब कितनी उसकी जरूरत है मार्केट में, तो उस हिसाब से वो व्यवसाय को खोल सकता है। अब व्यवसाय जरूरी नहीं कि आप घर में बैठ के व्यवसाय कर रहे हैं, घर में बैठ के जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर कर रहे हैं या ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं। व्यवसाय आप एक जगह से बैठ के दूसरे ऑफिस मतलब किसी दूसरी जगह पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। व्यवसाय आप बाहर मतलब अपने अपने हिसाब से लोग अपने व्यवसाय को चालू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको संप्रेषण की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि व्यवसाय को उसका कौशल, जो संप्रेषण कौशल है वो किस प्रकार का है व्यवसाय के लिए। तो व्यक्ति को इतना आकर्षित भाषा में अपना व्यापार चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है एक आकर्षक संप्रेषण की। जब तक आपका संप्रेषण एक प्रभावित संप्रेषण नहीं होगा, आपको अपने व्यवसाय के रिजल्ट भी अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो कि आपको जब भी किसी व्यवसाय को आप खोलते हैं, तो उस व्यवसाय को खोलने के बाद आपको उस व्यवसाय को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसको संप्रेषण के माध्यम से ही दूसरों तक उसको पहुंचा सकते हो, उसकी योग्यता बता सकते हैं, या उसकी जो भी जरूरत है या उसकी जो भी विशेषता है वो एक संप्रेषण के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब आखिर अगली बात आती है कि एक सफल व्यवसाय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप व्यवसाय खोल के बैठ गए हो और वो व्यवसाय अपने आप ही चलता रहेगा, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, आप उसको प्रचार भी करोगे, उसका आप उसको बाहर जाके प्रचार करोगे, उसमें आप पैसा भी लगाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जब तक आप उसको बाहर डिस्प्ले नहीं करोगे, आप उसको लोगों तक नहीं पहुंचाओगे या उसकी विशेषता नहीं बताओगे, तब तक आपका व्यवसाय कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए आप संप्रेषण के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे आम लोगों तक उसको पहुंचाया जाए। उसके लिए आप कई प्रकार के तकनीकी जो व्यवस्थाएं होती है आजकल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचा सकें। और ऐसी तकनीकों का प्रयोग करोगे जिससे कि वो प्रस्तुत कर सके अच्छे से।
जब तक आप उसको प्रस्तुत नहीं करोगे, लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक आपका व्यवसाय जहाँ से आप शुरू करोगे वहीं पर ही रुका रहेगा। अब मान लीजिए आप घर में कोई काम खोल लेते हैं, आप खोल के बैठ जाते हैं काम, लेकिन आपके आस पड़ोस में भी नहीं पता कि हाँ इस घर में ये काम होता है। तो जब तक आप उसको डिस्प्ले नहीं करोगे, आपको लोगों तक उस बात को नहीं पहुंचाओगे कि हाँ मैंने ये काम शुरू करा है, और उसके लिए आप घर घर भी नहीं जा सकते कि भी मैं घर घर जाके अपने ये काम को बताऊं कि मैंने ये काम घर में खोला है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि कोई बोर्ड लगा देते हैं घर के, मतलब कोई घर में अगर व्यवसाय को करना चाहता है तो ये उसके लिए कि वो घर के बाहर अपना एक बोर्ड लगा देते हैं कि भी हाँ यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। या कोई नई दुकान कहीं खुलती है तो खुलने से पहले आपने देखा होगा कि गलियों में या जिस एरिया में वो दुकान खुलती है तो लोग अब उसका प्रचार करते हैं पहले से ही कि ये दुकान यहाँ ऐसे से ये दुकान खुली है। तो उसके लिए वो प्रचार करते हैं, तो थोड़ा जैसे आम गलियों में जैसे वो लोग घूम के करते हैं या वो लाउड स्पीकर लगा लेते हैं तो उससे करते हैं, या नई नई उसको अपनी दुकान को चलाने के लिए कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो शुरू शुरू में नई नई स्कीमें भी करते हैं। तो जब तक आप व्यवसाय के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो वो आपका व्यवसाय सार्थक नहीं सिद्ध हो पाएगा। जो आप उससे एक रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट भी आपको नहीं मिल पाएगा। आप चाहे उसमें कितना भी पैसा लगा लो, आप उसमें ना आप वो मुनाफा तो बहुत दूर की बात है कि आप उसमें वो पैसा भी नहीं कमा पाओगे जो आपने उसमें लगाया है। तो उसके लिए आपको उसका पब्लिसिटी तो करनी ही पड़ेगी, और जब तक आप उसे लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपका व्यवसाय भी नहीं सार्थक सिद्ध होगा। अब ये तो ही छोटे व्यापार की बात, के छोटे छोटे व्यापार में ऐसा काम होता है, कौन कौन सी टेक्निकें इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा आता है इसमें कि व्यवसाय तो हमने कर लिया, लेकिन उसकी पब्लिसिटी कैसे करें। और ये तो थी चलो हमारी गली मोहल्ले की छोटी मोटी दुकानों की बात, लेकिन बड़े बड़े ऑफिस होते हैं या सरकारी नौकरियां होती हैं, उनमें कैसे एक व्यवसाय को सफल बनाएं, उसके लिए क्या क्या हम लोग उसमें क्या क्या माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारा व्यवसाय अच्छे से चल सके। तो उसके लिए भी हमें उस माध्यम की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अपने व्यवसाय जो हमने अपना व्यवसाय खोला है तो उसकी जो भी हमारा प्रोडक्ट है जो भी उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। फिर हमें किस माध्यम से वो लोगों तक पहुंचानी है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। किस समय पर पहुंचानी है वो हमें अच्छे से उसका ज्ञान होना चाहिए। और उसकी क्या योग्यता है, क्या उपयोगिता है, क्या आम लोगों के लिए उसके उन लोगों के जीवन में क्या महत्व है, उस चीज को दिखाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमें इन प्रस्तुति या कह लो या जो अपनी जो तकनीकी जो व्यवस्था है हमारे पास उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हमारा व्यवसाय है, व्यवसाय एक सफल व्यवसाय के लिए हमें इन सब चीज़ों की तो आवश्यकता है ही है कि हमें उसमें अच्छे से उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। और संप्रेषण का व्यापार में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। अब मान लीजिए हम कोई व्यवसाय खोल के बैठे हैं या कोई भी ऑफिस हम काम कर रहे हैं, तो तकनीक का व्यवसाय में क्या योगदान है। अब व्यवसाय तो आप ये कह लो कि भी हम नौकरी कर रहे हैं तो उसमें संप्रेषण का कोई योगदान नहीं है या हमें संप्रेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अगर घर में बैठे छोटा मोटा भी काम करें तो उसके लिए भी हमें तकनीकी का प्रयोग करना ही पड़ता है। मान लीजिए अभी जैसे मैंने अभी पीछे उदाहरण दिया कि हमारी गली मोहल्ले में कोई दुकान खुलती है, जरूरी नहीं है कि आप खाली लाउड स्पीकर से या फिर उसका प्रचार जैसे भी वो छोटे मोटे माध्यमों से कर रहे हैं। वो उसे लोग होते हैं जो लोकल नेटवर्क के द्वारा भी वो अपने आस पड़ोस में मोहल्ले में उसका प्रचार कर देते हैं। और जो बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आपस में विचार, नई नई टेक्निक जो होती है उनको प्राप्त करने के लिए वो लोग एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं।
आदान प्रदान मतलब कि जैसे अब मैंने कोई व्यवसाय मुझे खोलना है, मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मेरे को नहीं पता कि वो व्यवसाय कैसे शुरू करना है, कि उस व्यवसाय में कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वो एक सफल व्यवसाय बन सके। अब उस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मुझे बाहर बात भी करनी पड़ेगी, लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। मुझे उस चीज़ को के लिए थोड़ा सा मान लीजिए आजकल जैसे कि आपका इंटरनेट हुआ और भी चीज़ें हुई, तो उस पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि हमें जरूरी नहीं कि मैं जो व्यवसाय सोच के बैठूँ मैं वही व्यवसाय कर लूँ। हो सकता है इससे भी बेटर, इससे भी अच्छा मुझे ढूंढने से मिल जाए। तो अच्छे व्यापार को चुनने के लिए भी हम किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, और वो ये सब हमारा किससे प्राप्त होता है, वो माध्यम हमारा क्या होता है, संप्रेषण। तो अब संप्रेषण में जो तकनीकी है, जो हमारा जो माध्यम है, वो माध्यम में हम लोग जैसे लिखित माध्यम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं व्यवसाय के लिए। ये भी तकनीकी एक माध्यम है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि संप्रेषण के लिए लिखित माध्यम, मौखिक माध्यम, स्पर्श माध्यम या सांकेतिक माध्यम, इस प्रकार से हम अपने माध्यमों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। अब जब हमारी व्यवसाय की बात आती है, व्यवसाय में भी आपको पता है कि संप्रेषण बहुत आवश्यक है। अब व्यवसाय अगर हमें शुरू करना है तो व्यवसाय में भी हम लोग जो माध्यम इस्तेमाल करते हैं, मौखिक माध्यम से भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, लिखित माध्यम से भी कर सकते हैं। ये दो माध्यम है जिससे हम अपना व्यवसाय में भी शुरुआत कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को सफल बनाने में उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि आजकल वैसे इतना तकनीकी युग या इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो वो माध्यम हमारे लिए बहुत अच्छे, हम लोगों को कम समय में अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा। तो अब बात आती है कि व्यवसाय शुरू कर लिया, अब हमें व्यवसाय में संप्रेषण के लिए क्या है, उसकी वृद्धि के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या यूँ है कि तकनीक में किस तकनीक को अपनाएं हम लोग के हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो ऐसी कौन से माध्यम है जिससे कि हमें घर बैठे ही अच्छी से अच्छी ज्ञान भी प्राप्त हो जाए और हमें अच्छे से अच्छा उसका मुनाफा भी मिल जाए और हमें उसमें सफलता भी मिल जाए। और जो भी हमें व्यवसाय करने में, मान लीजिए हम कोई नया व्यवसाय या काम शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आसानी से उस काम को शुरू कर लेते हैं, उसके लिए हमें कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं। अब उन कठिनाइयों को कैसे दूर करना है, वो भी हमें, उस चीज़ का भी हमें ज्ञान होना जरूरी है कि हम उन जटिलताओं को कैसे खत्म कर सकें, या वो किस माध्यम, भाषा का भी हम उसमें सहारा ले सकते हैं कि किस भाषा को हम उसमें किस प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस तकनीक को भी जिसके माध्यम से व्यवसाय चलेगा उसका भी हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अभी तकनीक जरूरी नहीं कि हम लोग घर में एक ही जगह हमने जो काम शुरू करा है तो हम वहीं तक ही उससे सीमित रहें, हम उसे दूसरे जगह तक या दूसरे किसी भी जगह, दूसरी जगह तक उसको फैलाने के लिए हम किस तकनीक का प्रयोग करें, वो भी हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। या मान लीजिए हमें कोई व्यवसाय में कोई भी हमें दिक्कत आती है, कोई भी जटिलता महसूस होती है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको कैसे पूरी करेंगे या हम उससे कैसे दूर करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम किसी दूसरे से भी बात करके उस जटिलता को या उस जो भी कठिनाई आ रही है उसको हम दूर कर सकते हैं। अब वो जब मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे घर बैठे बैठे हमें कोई परेशानी आ रही है और हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, और हम मान लीजिए जिस व्यक्ति से हम उस परेशान, जो व्यक्ति उस बात को कठिनता को दूर कर सकता है, वो व्यक्ति कहीं दूर बैठा है, तो हम किस तरह से उस व्यक्ति से संपर्क करके अपनी जटिलता को या भी जो भी परेशानी हमें आ रही है उसको हम कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हम किस तकनीकी का प्रयोग करेंगे, किस माध्यम से उसको हम पूरा करेंगे। तो ये इस चीज़ का भी हमें, तकनीक का भी बहुत ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय होता है उसमें बहुत से कर्मचारी होते हैं,
अब उन कर्मचारियों को कैसे ज्ञान दिया जाए या उनको कैसे नॉलेज दी जाए किस काम की, किस काम को कैसे करना है या उनका कैसे मार्गदर्शन करना है, तो उसमें भी सबको संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। अब संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से किस प्रकार लोगों तक पहुंचाया जाए, किस माध्यम से पहुंचाया जाए जिसके द्वारा वो लोग उस माध्यम को अच्छे से, उस बात को अच्छे से समझ सकें और अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकें, उस बात का भी हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और अगली बात, हम जब भी कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं कि हमने जो व्यवसाय कर दिया उससे सब संतुष्ट हैं, उसकी हमें एक गुणवत्ता भी देखनी पड़ती है। गुणवत्ता के लिए और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि भी अपनी क्वालिटी को हम कैसे अच्छी आकर्षित हो, गुणवत्ता में अच्छी हो और बेहतर हो, तो उसके लिए भी हमें तकनीकी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब इन सब को मिलाकर अगर हम देखें तो संप्रेषण की हमें आवश्यकता हर जगह ही संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है, बिना संप्रेषण के हम कुछ नहीं कर सकते। और संप्रेषण के जो माध्यम मैंने आपको बताए हैं तो अधिकतर व्यवसाय में ये सब माध्यम हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये ज़िंदगी मतलब पूरे आखिर तक ये संप्रेषण हमारे साथ ही ज़रूरी है और उसके माध्यम से ही हम घर में भी बाहर भी संप्रेषण अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अब ये तो हमारा व्यवसाय, मान लीजिए हर व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता, कोई नौकरी में कोई जीवन शैली को जीने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, खाने पीने की वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उसके लिए तो हमें कोई ना कोई व्यवसाय चाहे छोटा हो बड़ा हो या कहीं नौकरी करनी है या अपना कोई काम खोलना, तो उसके लिए तो जरूरी है कि व्यवसाय करना और मतलब नौकरी करना या व्यवसाय करना, और उसके साथ साथ पहले संप्रेषण और उस व्यवसाय की जो आपको एक ज्ञान प्राप्त करना है वो भी आप किसी ना किसी माध्यम से ही करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा संप्रेषण करके दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब एक सफल संप्रेषण के लिए व्यवसाय के लिए हम बात करते हैं कि क्या व्यवसाय को हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, हम घर बैठ के भी व्यवसाय कर सकते हैं। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि इतना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारी लाइफ में आए हुए हैं, तो हम उसको भी इस्तेमाल करके एक सफल संप्रेषण कर सकते हैं। और जैसा कि मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कि उसकी क्या, आपको मैंने बताया कि संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप करना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप उसको, क्योंकि शायद कुछ बच्चों के पास किताबें उपलब्ध ना हो अभी, तो आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये आया आपका संप्रेषण की विशेषताएं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप आराम से इसको बैठ के रीड भी कर सकते हो घर में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पीछे के संप्रेषण के क्या क्या माध्यम है या फिर किस प्रकार से एक संप्रेषण सार्थक या एक प्रभावी संप्रेषण बन सकता है, उसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बोलने वाला होना चाहिए, प्रेषक होना चाहिए, वो क्या संदेश दे रहा है, उसके बाद वो संदेश का माध्यम कि वो किस माध्यम से दे रहा है, फिर वो बोल जो आपका श्रोता जो सुनने वाला है वो उसको कैसे प्राप्त कर रहा है और उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद वो उस प्रभाव, क्या प्रभाव उस पर पड़ा है, वो उसकी प्रतिपुष्टि उसको कैसे देता है। ये एक सर्कल है जो एक वक्ता से लेकर श्रोता तक और श्रोता से फिर उसकी प्रतिपुष्टि तक, ये हमारा ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इसको पढ़ के समझ भी जाओगे इसको जैसे भी है। अब ये आता है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण से तात्पर्य, जैसे कि आपको मैंने बताया कि संप्रेषण तो हमारी जीवन शैली की एक आवश्यक चीज है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमारा कोई भी काम हम नहीं कर सकते। तो ये है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण, क्योंकि एक संप्रेषण के आगे व्यवसाय लगा दिया है, तो व्यवसाय में मतलब ये मतलब कि व्यवसाय में संप्रेषण का क्या उपयोगिता है जो हम इस इकाई में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि भारत में अपनी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं
जो भारत में अपनी जगह बनाना चाहती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी तकनीक के माध्यम से ही नई नई तकनीकी जो चीज़ें हैं हमारे आजकल, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उसी के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश तक हम लोग अपनी बातों को या जो भी अपने व्यवसाय की वस्तु हैं या उससे संबंधित कोई भी जानकारी हम लोग घर बैठे बैठे उसको इधर से उधर भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे समय समय पर किया जाना मूल्यांकन, मतलब जैसे कि अब आपको कोई भी चीज़ समय पर बदलती रहती हैं या नई नई चीज़ें उसमें प्रयोग होती रहती हैं, तो हमें क्या होता है, घर बैठे बैठे हमें उन चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, कहीं तो उधर हमें आना जाना नहीं पड़ता या हमारा समय खराब नहीं होता, और कम समय में ही हम लोग घर में बैठ के उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। जो भी हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है उसको हम घर बैठे बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं। वो सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके द्वारा हम ये सब करते हैं। अब देखिए, इस शिक्षा में आपको ये सब मिल जाएगा कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता क्यों होती है, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। अब इस इकाई में जो आपको दिख रहा है अभी प्रभावी संप्रेषण, खाली अभी हम जो इसमें हम जो कहना चाह रहे हैं, पूछना है जो प्रभावी संप्रेषण, ये एक नॉर्मल सा प्रभावी संप्रेषण जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं उस विषय में है। तो प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या आवश्यकता है, व्यक्ति को कैसे बोलना है सामने वाले से, किस भाषा में बोलना है, किस समय पर बोलना है, कब बोलना है, और बोलना है या नहीं बोलना, वो सब बातें इस संप्रेषण में आएंगी एक प्रभावी संप्रेषण में। एक प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। दूसरा हमारा आता है व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। वो सब आपका व्यावसायिक संप्रेषण में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय में सूचना के सही विनिमय के लिए संप्रेषण क्यों आवश्यक है। सही विनिमय मतलब आपको सूचनाओं में कोई भी आप कहीं सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसमें संप्रेषण की क्यों आवश्यकता होती है। यह व्यवसाय या व्यापार से जुड़े लोगों को प्रेषित करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता क्यों होती है। अब इसमें हमारा क्या आएगा कि व्यवसाय या व्यापार से जुड़े लोगों को, अब मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, अब बिना ज्ञान के तो उस व्यवसाय को सफल बना ही नहीं सकते। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी आप उस व्यवसाय को नहीं सफल बना सकते, उसमें आपको जटिलता आनी ही है। उसके बाद आता है व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व। व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व जैसे मैंने पीछे आपको बताया है कि जब तक आप अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं करोगे आप व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको संप्रेषण प्रक्रिया का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्यावसायिक संप्रेषण का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखा रही है, एक दुकानदार से सामान खरीद रही है। जब तक ग्राहक, जब तक जो सब्जी विक्रेता है वो उस चीज़ का दाम नहीं बताएगा या उसकी क्वालिटी नहीं बताएगा, तो तब तक उसको अपना वस्तु को नहीं, अपनी चीज़ को जो भी वो बेच रहा है, जो भी आप मान लीजिए सब्जी वाला है, जब तक उसके दाम नहीं बताएगा या उसकी क्वालिटी नहीं बताएगा तो वो भी उस चीज़ को नहीं बेच पाएगा और उसको ऐसी कैसी अपने पास रख के बैठा रहेगा जब तक उसको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा कि उसने कितने में खरीदी थी ये और कितना इसका लाभ उसको प्राप्त हो रहा है या कितने में उसको बेचे जिससे उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो इस चीज़ की उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये देखिए एक थोक व्यापारी, अब थोक व्यापारी है वो कपड़ा का व्यापार कर रहा है, तो जब तक उसको अच्छे से ज्ञान नहीं होगा कि मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ या बाजार में किस चीज़ की ज़रूरत है और उस ज़रूरत का लोग कितना उसकी खरीदारी करते हैं,
जब तक उसको बाजार की उसको नहीं पता होगा कि भाई बाजार में उसकी क्या योग्यता है, या मैं उस किसी चीज़ को व्यापार कर रहा हूँ तो व्यापार खोलने के बाद उसकी बिक्री होगी या नहीं होगी। जब तक उसको अब वो कैसे पता करता है, संप्रेषण के माध्यम से कि वो उस चीज़ का व्यापार अगर करेगा तो व्यापार कहाँ तक सफल हो पाएगा, तो उसके लिए भी उसको संप्रेषण की आवश्यकता पड़ेगी ही। या आप उदाहरण लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेने को तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं आप उसको बता रहे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए जैसे इसमें आपको सामने आ रहे हैं, व्यवसायिक संप्रेषण का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में है। समाज का हर प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र लाभ कमाने की दृष्टि से ही संवाद करता है। अब संवाद कैसे करता है कि जब तक वो दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में नहीं पूछेगा तो उसको कैसे लाभ प्राप्त होगा। और वो अधिकतर उसी व्यवसाय को खोलेगा जिसमें उसको लगता है कि हाँ इसमें मेरे को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, या इसकी बाजार में ज़्यादा उपयोगिता है, या इसकी ज़्यादा डिमांड है बाजार में। तो उसी हिसाब से वो संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, तभी वो उस व्यवसाय को आगे बढ़ाता है या उसकी ज्ञान प्राप्त करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसमें संप्रेषण की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए व्यवसाय, ये बैंक का दिखाया हुआ आपका बैंकिंग लोन, कर्ज देने से संबंधित। अब जब तक ये लोग आपको बता रहे हैं बैंक वाले के भी हाँ इस पे इतना ब्याज ब्याज वो जब तक इसकी डिटेल बैंक वाले नहीं बताएंगे ठीक से, तो उसका भी आपको अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और उसको आप ठीक से कर भी नहीं पाओगे। मतलब उसका अगर कुछ लाभ भी प्राप्त होना होगा वो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। अब संप्रेषण, अब बीमा कंपनी वाले देख लीजिए, ये बीमा कराने से संबंधित, अब इसमें भी आपको संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। अब जब तक ये बीमा करने वाले आपको अच्छे से जानकारी नहीं देंगे, आपको अवगत नहीं करा पाएंगे अपनी जो भी जानकारी है, इनकी जो महत्वपूर्ण विवरण है उसको अगर ये नहीं आपको बता पाएंगे तो वो कंपनी वाले भी काम नहीं कर पाएंगे, ना लाभ कमा पाएंगे। ऐसी शेयर बाजार की शब्दावली की और वाक्य रचना है ये। तो जब बैटरी का तो जब तक आपको शेयर बाजार की शब्दावली का नहीं पता चलेगा तो उसके लिए भी आपको व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। जैसे शेयर बाजार की शब्दावली और वाक्य रचना है, आपको जब तक शेयर बाजार की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसकी जानकारी भी नहीं कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, ना ही उसमें आप जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले पाएंगे, और ना उसको आप करना भी चाहें तो वो शुरू नहीं कर सकते उसको। अब मान लीजिए आपका कोई जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया संप्रेषण के बारे में, अब उसको अपनी चीज़ को कैसे लोगों तक पहुंचानी है या उसके क्या माध्यम है। मान लीजिए हम ये उदाहरण ले लेते हैं, उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं ये कि अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रस्तुत करना है, तो वो सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये आपको उदाहरण दिखा रही हूँ मैं निरमा सर्फ के बारे में, आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक उसकी क्वालिटी आप लोगों को नहीं बताएंगे या उसकी क्या ही उपयोगिता है आपके जीवन में उसको नहीं बताएंगे, तो उस चीज़ को आप नहीं बताएंगे जब तक तो उसको लोग खरीदेंगे नहीं और आपका व्यवसाय भी सफल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरा ले लीजिए लाइफ बॉय साबुन, उसके लिए अब उसको जो आपकी उसकी योग्यता बता रहा है साबुन में कि उसकी क्या क्या योग्यता है, सॉरी उपयोगिता है या उसका क्या यूज़ है, तो जब तक वो अपने तकनीकी के माध्यम से लोगों तक उसकी बात नहीं बताएंगे कि इस चीज़ को क्या गुण है इसके, उसके लिए आपका क्या महत्व है, तब तक आप उस चीज़ का उस व्यवसाय में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए अब इस इकाई में हमने क्या क्या जो चीज़ें पढ़ी हैं या जिस चीज़ के बारे में हम बता सकते हैं वो व्यवसायिक संप्रेषण का क्या महत्व है।
या किस प्रक्रिया पर आपका पूरा व्यवसाय निर्भर करता है, उसके क्या क्या घटक हैं, उसके क्या क्या रूप हैं और उसका स्वरूप क्या है। उसका स्वरूप मतलब एक प्रोडक्ट, एक जो चीज़ है आपकी, उसके क्या स्वरूप है, उसकी क्या योग्यता है आपके जीवन में। जब तक आपको वो व्यवसाय करने वाला नहीं बताएगा तो आप सफल व्यवसाय नहीं बन पाएंगे। व्यवसायिक गतिविधियां देश की आर्थिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अब व्यवसायिक गतिविधियां क्या होती हैं? व्यवसायिक गतिविधियां मतलब अब ये आर्थिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। मान लीजिए किसी का भाव है कि किसी का क्या रेट है या उसके क्या मूल्य है, या उसका एक क्वांटिटी उसकी कितनी है, हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए, जितनी उसका उपयोग करने वाले लोग हैं, क्या उतनी मात्रा में वो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, या वो किस भाव में हमें मिल रही है और किस भाव में हमें उसको आगे बेचना है, या आगे उसकी क्या संभावना है कि आने वाले समय में हमें उसकी कितनी डिमांड है या हमें कितनी मिलेगी। वो सब हमारा व्यवसायिक गतिविधियाँ जो भी है वो हमें सब तकनीकी के माध्यम से प्राप्त होती हैं। वो सब का माध्यम हमारा कहलाता है संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण के लिए भाषा, व्यवसायिक का रूप स्वरूप कैसा होता है। अब इसमें आपका क्या आएगा कि आप संप्रेषण के लिए भाषा। अब संप्रेषण और भाषा तो आपको पता ही है कि संप्रेषण तो बोलने की प्रक्रिया है, या भाषा जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसे भाषा ही कहते हैं। अब वो भाषा कोई सी भी हो सकती है, जिस भाषा का जो भी व्यक्ति है उस भाषा का प्रयोग कर सकता है। लेकिन व्यवसाय में भाषा का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। क्या हमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा व्यवसाय सफल व्यवसाय बन सके, तो उसका भी हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। वो भाषा सरल होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए या सरस होनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय में आप कठिन भाषा का, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि सामने वाला उसको समझ ही नहीं पा रहा है। आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं, आप उस चीज़ को इतनी कठिन भाषा में बोल रहे हैं कि जिस चीज़ को मान लो आपका कोई खरीदने वाला उस चीज़ को नहीं भी जानता, तो वो उसको जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, व्यापारी उसको बताएगा नहीं कि क्या चीज़ है या इसकी क्या योग्यता है, तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा और उसको खरीद भी नहीं पाएगा और वो आपका बिक्री भी नहीं हो पाएगी उसकी। दूसरी बात इसमें कुछ है सरल और सरस। सरल मतलब अगर आप किसी चीज़ को बेचना चाह रहे हैं तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आप कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, किस भाषा का प्रयोग कर सकते हो। मान लो आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, बाजार में बैठे हैं, तो अधिकतर जो खरीदार करने आते हैं लोग, तो अधिकतर मतलब जो खरीदने आते हैं चीज़ें, वो उन दुकानदारों के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो अच्छे से बोलते हों, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हों, मीठा बोलते हों। अब कोई कठिन भाषा का या कोई ऐसी कठिन भाषा मतलब कोई आपसे कोई रूडली बोले या फिर सही से उसका आपको नहीं बताया उसकी योग्यता का, तो अधिकतर लोग ऐसे दुकानदारों के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। वो सब हम इसमें देखेंगे कि भाषा कैसी होनी चाहिए। सरस मतलब एक मीठी भाषा में अपनी चीज़ को बेचना चाहिए दुकानदार को, जब भी उसके ग्राहक होते हैं उससे आकर्षित होते हैं और उसकी व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। ये जैसा कि मैंने बताया व्यावसायिक संप्रेषण की विशेषताएं, ये विशेषताएं मतलब जो भी हैं मैंने भी आपको बताया उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसका कैसे ज्ञान होना चाहिए या उसको कैसे करना चाहिए। घर बैठ के तो हम कोई व्यवसाय कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। अब लोगों से मिलना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, उसके बारे में बात करके हमें ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा, तो वो सब हम संप्रेषण के माध्यम से ही कर सकते हैं। और जो भी हमारा उद्देश्य है वो हम संप्रेषण के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्यावसायिक संप्रेषण की विशेषताएं। और जैसे ही व्यावसायिक संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए, यदि आपके उपरोक्त सभी विशेषताओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो संप्रेषण स्वतः प्रभावी बन जाएगा। मतलब व्यावसायिक संप्रेषण जो आपका बोलने का तरीका है या आपको अपनी बिक्री करने का जो माध्यम है,
उसके लिए आप जब तक एक सारी इन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो अपना जो भी प्रॉफिट है या जो आप मुनाफा या आप जो बिक्री करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। अब हमारा अगला आता है, जो पॉइंट आता है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण की तकनीक एवं प्रस्तुति। अब हम उसको कैसे, मान लीजिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है, हम उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं, उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, उसका हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने जो भी अपना जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं वो हम उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे, आम जनता तक, तब तक हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो इसका जो तकनीकी और प्रस्तुति है उसमें हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे और किस माध्यम से करेंगे, और उसका हमारा क्या महत्व है वो भी हम इस इकाई में करेंगे। उसकी, मान लीजिए हम किसी भी चीज़ की निर्माण करते हैं, कोई भी नई चीज़ हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई कुछ भी चीज़ बनाई, कुछ खाने की चीज़ें या कुछ पहनने की चीज़ें या कुछ भी चीज़ें, हम उसको जब तक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम उसकी बिक्री भी नहीं कर पाएंगे, और वो चीज़ जैसी हम लोग उसका बनाया वो ऐसी कैसी हमारे पास रखी रहेगी। तो उसकी प्रस्तुति करना, लोगों तक उस तक पहुंचाना, उस चीज़ की योग्यता बताना भी हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम उसे लोगों तक बताएं, और उसको किस तरीके से बताएं कि उससे लोग आकर्षित हों और उसको खरीदने के लिए वो लोग आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बिक्री और व्यवसाय करने वाले को उसका मुनाफा प्राप्त हो सके। अब जैसे कि इसमें इस इकाई में हमारा क्या क्या उद्देश्य पड़ेंगे वो सब मैं आपको दिखा दूँ। इसमें व्यवसाय में संप्रेषण कौशल की आवश्यकता क्या है, संप्रेषण कौशल क्या है, उसकी व्यवसाय में क्या आवश्यकता पड़ती है, वो हम इस इकाई में पढ़ेंगे। व्यवसाय में तकनीक को अपनाए जाने की आवश्यकता को समझेंगे। तकनीक मतलब हम उसमें क्या क्या तकनीकों को अपना सकते हैं जिससे कि हम उसमें एक सफलता प्राप्त कर सकें। तीसरा हमारा है व्यवसाय में तकनीक की उपयोगिता और उसकी भूमिका को समझ सकेंगे कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको लोगों तक दिखाने के लिए हम जिस तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं उसकी उसमें क्या भूमिकाएं हैं, वो हम इस इकाई में पढ़ेंगे। व्यवसायिक सफलता के लिए तकनीक के प्रयोगों से परिचित हो सकेंगे। अब व्यवसाय तो हमने खोल लिया, अब जब तक हम उसमें सफल नहीं होंगे तो हमारा व्यवसाय खोलना भी बेकार है। अब उस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, या हम जो तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग बिल्कुल सही है या सही नहीं है, उससे हम परिचित हो सकेंगे। और अगला है हमारा विविध व्यावसायिक तकनीकों को जान सकेंगे। विविध व्यावसायिक तकनीक, विविध व्यावसायिक तकनीक का मतलब है कि व्यवसाय में कौन कौन सी तकनीक है। जरूरी नहीं हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके लिए हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाके हम उसकी परचेजिंग कर रहे हैं, या फिर कोई हमारे दुकान पे आ रहा है तो तभी उसकी सेल हो पा रही है, तो वो हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और वो कौन सी तकनीक है जिसका हम प्रयोग करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हम घर बैठे बैठे कौन सी तकनीकों को प्रयोग करेंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तकनीक के प्रयोग से होने वाले लाभों से परिचित हो सकेंगे। अब जो हम तकनीकी अपनाने जा रहे हैं या जो भी अपनाएंगे, हम उससे जो हमें लाभ प्राप्त कर सकेंगे या क्या क्या हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो हम इस इकाई में समझ सकेंगे। अगला हमारा व्यावसायिक संप्रेषण में प्रस्तुति की उपयोगिता। अब व्यावसायिक संप्रेषण, व्यावसायिक मतलब आपका काम, संप्रेषण, व्यावसायिक संप्रेषण में प्रस्तुति। अब प्रस्तुति की क्या उपयोगिता है, इसका मतलब क्या फायदा है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं
उसकी क्या उपयोगिता है, उसका कुछ फायदा भी है या उसका कुछ नुकसान है, या हम उसकी उपयोगिता लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो उसको जानकर लोगों पे क्या असर पड़ेगा, या उसका हमें क्या उसका रिप्लाई आएगा, ये सब हम व्यावसायिक संप्रेषण में प्रस्तुति की जो उपयोगिता है उस माध्यम को समझ सकेंगे। तो ये है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्यावसायिक संप्रेषण में तकनीकी कैसे और उसकी किस तकनीकी और उसे कैसे प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि आपको व्यवसाय में सफल हो सके। अब हमारी बात आती है कि अब हम किसी भी चीज़ को, मान लीजिए मैंने अभी पीछे आपको निरमा का उदाहरण दिखाया या लाइफ बॉय का दिखाया, तो आप जैसे माध्यम सुना, आप देखा आपने कि टीवी पर ये सब दिखाते हैं, तो खाली अब आपको स्क्रीन पर दिखा दिया कि ये निरमा साबुन सर्फ है या लाइफ बॉय साबुन है, तो खाली उसको देखने से आपको क्या पता चलेगा कि उसमें क्या उपयोगिता है या इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसको खरीद लें तो इसका उपयोगी है हमारे लिए या नहीं है, या आपको सीधी सरल भाषा में टीवी पे दिखा दें कि हाँ ये निरमा सर्फ है, इससे कपड़े धो लो तो इससे ये हो जाएगा, आपके कपड़े साफ अच्छे से साफ हो जाएंगे, या ये लाइफ बॉय साबुन है, ये इतने कीटाणु को मारता है, या फिर इससे हाथ साफ हो जाते हैं, या तो इससे क्या होगा, आप उसको इतना ध्यान से नहीं देखोगे। ठीक है निरमा सर्फ है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ला के देख लेंगे एक बार धो के, कपड़े ठीक धुल जाएंगे तो ठीक है, या साबुन है इस्तेमाल करके देख लेंगे, खुशबू आ रही है या इस्तेमाल करने में अच्छा है, इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपको खाली ये पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आया है, निरमा सर्फ आया है, साबुन आया है, या फिर कोई भी खाने की वस्तु है। तो अब सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो उसके प्रस्तुतिकरण पर पड़ता है। अब इतने चीज़ें मार्केट में आती हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप हर एक चीज़ को, हर व्यक्ति हर एक चीज़ को खरीद ले। ये एक आम बात है कि लोग खरीदते हैं वस्तुओं को, देखते हैं लाके कि भाई हाँ ये कितनी अच्छी है या इसकी क्या उपयोगिता है, या जो चीज़ सामने दिखा रहे हैं वही चीज़ है, या फिर वो जितनी उसकी अच्छी गुणवत्ता है, जो उसकी गुणवत्ता है उससे ज़्यादा उसको दिखा रहे हैं, या वो उसकी उपयोगिता कम है या उसकी गुणवत्ता कम है, या जो भी है वो उतनी ही है या उससे बढ़ चढ़कर उसको वो बता रहे हैं। तो ये सब हमारा आता है प्रस्तुतिकरण में। तो प्रस्तुतिकरण में आपका पहले आता है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, उसको कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, किस माध्यम से किया जा रहा है, और उसके लोगों तक जो माध्यम से लोग उसको उससे परिचित हो रहे हैं, वो उसकी जो उपयोगिता है, सही उपयोगिता आम जनता तक, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या उससे बढ़ चढ़ कर उसके लिए बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये प्रस्तुति करने का एक कौशल होता है, एक तरीका होता है जिससे कि प्रोडक्ट को बताते हैं। अब जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि आपके कोई दुकान खुलती है तो उसका बोर्ड लगा लेते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ों को नहीं दिखाएंगे लोगों तक या दुकान में उसका डिस्प्ले नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ का ना तो आने वाले, मतलब कोई भी लोग आपकी दुकान पे आ रहे हैं, ना तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर बिकती है, या ये कोई नई दुकान खुल रही है तो वो इस चीज़ की दुकान खुल रही है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि बोर्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, आप एक पम्पलेट छपवा लेते हैं जिससे कि काफ़ी एरिया तक वो लोग को घर घर बंटवा देते हैं, और लोगों को वो पम्पलेट वगैरह प्राप्त होते हैं तो वो देख लेते हैं कि हाँ उस जगह ये दुकान खुल रही है, या उस पर ये चीज़ें मिलेंगी, ये सब है। तो ये क्या तकनीकी है, और वो तकनीक आपकी मौखिक है या लिखित हैं, वो कोई से भी माध्यम से होनी चाहिए। अब जैसे बड़ी बड़ी ये तो रही आपकी छोटे छोटे व्यापार की बात जो आपके आस पड़ोस में या गली मोहल्ले में होते हैं। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपका कोल्ड ड्रिंक की हो गई, आपकी सर्फ की हो गई, आपकी साबुन की हो गई, या आपकी किसी भी खाने पीने की या आपकी खाने पीने की चीज़ हो गई, तो वो हमारे को सब बताती है कि भी उसकी कैसे प्रस्तुति की जाए। तो वो हम उसके लिए उसी का इस संप्रेषण के माध्यम से ही, मतलब किस
प्रस्तुति से उसको करा जाए, तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई माध्यम अपनाते हैं, उसी से हम उसको आगे कर सकते हैं। तो प्रस्तुति करने का तरीका कैसा होना चाहिए और उससे लोग कितना प्रभावित हो सकते हैं, वो होना चाहिए कि भाई हाँ, उससे कितना प्रभावित होकर लोग उसको खरीद रहे हैं। आपको उस व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो सकती है, नहीं तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपकी आती है किस तकनीकी का प्रयोग करें, उसको कैसे डिस्प्ले करें, उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के माध्यम से आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या कौन सी तकनीक को अपनाएं जिससे कि उसमें सफलता प्राप्त हो सके। स्पीकर उसमें सफलता प्राप्त हो सके, तो वो कौन से तरीके हैं जिससे कि आप उसमें आकर्षित उसको बना पाए और अपने प्रोडक्ट को मतलब अच्छे से लोगों तक समझा पाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है तकनीकी की और उसकी प्रेजेंट करने की अपनी चीज को। तो वो बहुत जरूरी है कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट को नहीं समझा पाएंगे तो उसकी बिक्री भी नहीं हो सकती। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब ये बिक्री कैसे या इसका माध्यम किस माध्यम से हम इसकी बिक्री कर सकते हैं। उसका सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से या किस रूप में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो लोगों तक पहुंच सके। एक प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे से उस बात को, उस चीज का, उस प्रोडक्ट को वो आपके सामने उसकी उपयोगिता या उसके क्या जरूरी आपके जीवन में वो जरूरी है या नहीं है, या उसको आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस चीज का प्रस्तुत किस तरीका से कर रहा है, वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको एक आकर्षित रूप में लोगों तक प्रस्तुत करने जा रहा है। तो सबसे पहले उस चीज को एक आकर्षित रूप में, या उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि अपनी भाषा को ऐसी सरल भाषा से आम लोगों तक उस प्रोडक्ट की, उस चीज की जानकारी लोगों तक दे सके और उससे आकर्षित होकर लोगों, आम जनता या लोग जो भी उस चीज को इस्तेमाल करें, उसको खरीदें और व्यापार में अपने व्यवसाय में या किसी भी चीज में उसको अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में बिक्री कर सके, उसका अधिक से अधिक मुनाफा और लाभ कमा सकें। अब इस व्यवसाय संप्रेषण, जैसा हमारा ये इकाई है व्यवसायिक संप्रेषण की, अब एक व्यवसाय में ये तो थी हमारे प्रस्तुतिकरण की कि हमें उसे कैसे प्रस्तुत करना है, बिना प्रस्तुत करे हुए या किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल करे हुए हम अपने प्रोडक्ट की को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो उसके लिए हमें तकनीकी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो तकनीकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी हो, मौखिक हो या लिखित हो। इनमें से कोई ना कोई तकनीकी आपको इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। उसके बिना आप जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप अपने जो भी व्यवसाय करना जा रहे हो या जो भी आपका व्यवसाय है उसको आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। उसके मतलब उसको प्रेजेंट तो लोगों तक करना ही पड़ेगा। और ये जो आज के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उन माध्यमों के द्वारा आप कम से कम समय में और कम से कम लागत में अधिक से अधिक लोगों तक उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। कम से कम समय मतलब आप जैसे हम लिखित में ले लेते हैं कि लिखित में हमें समय भी लगता है, हमें उसमें खर्चा भी होता है, और लिखित में हम उसका क्या करते हैं कि लिखित में हमें समय तो लगता ही है, खर्चीली भी थोड़ी होती है, और हमें उसका जो उसकी प्रतिक्रिया होती है
उस प्रतिक्रिया में भी हमें समय लग जाता है कि हम जो चीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया है, या उसकी प्रतिक्रिया हमें समय पे प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। मान लीजिए हम कोई काम किसी को कहते हैं और हमें वो काम समय पर प्राप्त नहीं हो पाता, तो हमारी कहने का जो हम उससे कहना चाह रहे हैं, जो काम करा रहे हैं, अगर हमें वो समय पर प्राप्त नहीं होगा तो हमारा बोलना भी बेकार है और उसको कोई दूसरे व्यक्ति से कोई काम कराना भी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं होगी उसकी। तो जैसा कि ये लिखित माध्यम है, तो लिखित माध्यम में थोड़ा हमें लिखित माध्यम में हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। मौखिक माध्यम में जैसे आजकल के आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इससे क्या होती है कि हमें घर बैठे बैठे इसकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें कम समय में इमीडिएटली घर बैठे बैठे प्राप्त हो सकती है। तो अधिकतर जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो भी आजकल इतना वैज्ञानिक युग है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे व्यवसाय में एक बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही हम लोग कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों में इस चीज़ का प्रचार और प्रसार अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये माध्यम किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए, किस समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए, या हमें इसका रिजल्ट इमीडिएटली या उसी समय मिल सकता है या कैसे मिल सकता है, या हम लोगों की प्रतिक्रिया कैसे जान सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे ऐसे हैं जो हम कम समय में घर बैठे बैठे और उसी समय हमें इसका प्रोडक्ट का या जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं उसका हमें घर बैठे बैठे कम समय में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इसमें हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है या हमारे जो लिखित माध्यम है, उन लिखित माध्यमों हम किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ मैं आपको इस इकाई में बताऊंगी कि वो कौन कौन सी लिखित चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने तो वो कौन कौन से माध्यम है जिनसे हम अपने व्यवसाय की पूर्ति अच्छे से कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को अधिक सफल और विस्तार का बढ़ा सकते हैं। तो लिखित माध्यम में हमारा जो आजकल की हमारी टेक्निक है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आती है, और वो है हमारा एक तो आती है हमारे टेस्ट, जो आजकल सोशल मीडिया का हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम उसका प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हम सोशल मीडिया में जैसे कि हमारा आ गया ईमेल आ गया, टेक्स्ट मैसेज आ गए, आपके व्हाट्सएप आ गए, फेसबुक आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय में भी वृद्धि कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है आपका, हम जैसे कि ले लेते हैं हम इसमें हम आपस में जैसे हमें कहीं से बात करनी है दूर दूर, हम इसमें वॉइस कॉल भी ले सकते हैं। व्यवसाय में जैसे हम लोग कहीं भी दूर बैठे हैं, एक घर से मतलब घर ले लो या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस है, या एक राज्य से दूसरे राज्य, या एक देश से दूसरे देश, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग कहीं पे भी सूचनाएं भेज सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में और कम मूल्य पर ही हम लोग इस माध्यम का हम लोग लाभ उठा सकते हैं और अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है जैसे कि हम ले लें इसमें वॉइस कॉल ले लें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में वॉइस कॉल हो गई, हमारी वीडियो कॉल हो गई, या कॉन्फ्रेंस हो गई। अब जैसे हमारा संप्रेषण है, संप्रेषण में हम खाली जरूरी कि दो जनों में ही आपस में संप्रेषण हो रहा है, हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में भी जरूरी नहीं कि दो जने ही व्यवसाय में आए, व्यवसाय में हम कितने भी लोग घर बैठ के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो आज की वैज्ञानिक युग में एक बहुत ही आवश्यक चीज है, जो मतलब इससे अधिक लाभ हम घर बैठे हुए कमा सकते हैं। वॉइस मेल हो गई, आपकी कॉल कॉन्फ्रेंस हो गई,
तो ये क्या कि कम मूल्य में और कम समय में, अब मान लीजिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूर दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए हमारा समय खराब होगा, उसके लिए हमें सफ़र भी करना पड़ेगा, उसके लिए हमें खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इन सब की जो बचत होती है हमारे, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे लिए इतना आज के जीवन में इतना उपयोगी हो गए हैं कि हम कम से कम समय में और कम खर्च पर ही घर बैठे बैठे हम इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब एक आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आता है हमारा फैक्स मशीन। जैसे कि आपने शायद सुना होगा फैक्स मशीन, आजकल तो शायद ये बहुत ही कम इस्तेमाल में आती है। अब ये पहले टाइम में ज़्यादा इस्तेमाल होती थी फैक्स मशीन। अब फैक्स मशीन से क्या ये एक माध्यम, ऐसा माध्यम होता है जिससे आप कहीं पे भी बैठे हुए एक मशीन के माध्यम से, एक मशीन होती है, उस माध्यम से आप कोई भी अपने लेटर हेड पे या किसी भी पेपर पे कोई भी चीज़ टाइप करके या प्रिंट आउट जो भी है, आप उसको घर बैठे बैठे मतलब ऑफिस में या घर में बैठे बैठे दूसरी जगह उसको एज इट इज जैसा कि वो है ऐसा का ऐसा आपको दूसरी जगह उसको भेज सकते हैं। लेकिन इसका क्या है कि अगर आप दोनों जगह ऐसी मशीन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आप उसमें इस पेपर को भेज रहे हैं वैसा ही वहाँ पे दूसरी जगह वो मशीन होगी, तभी वो उसको प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसा माध्यम है जिसको आप कम समय में और कम समय पर और कम खर्चे पर ही एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको एक फ़ोन की भी आवश्यकता होती है। इसमें एक फ़ोन होता है और एक मशीन होती है जिसके माध्यम से आप दूसरी जगह भेज सकते हो। दूसरा आपका अगला आता है आपका ईमेल। ईमेल में आप कम से कम समय में कम खर्चे पर ही दूसरी जगह पे आप अपनी कोई भी चीज़ है, आपकी कोई भी जानकारी आप दूसरे तक पहुंचा सकते हो। ये भी एक सस्ता माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हो। और अब ईमेल की बात करें तो इसमें आपका ईमेल के लिए आपको एक कंप्यूटर जरूरी होना चाहिए। कंप्यूटर के साथ आपका नेट मतलब जो जिसके माध्यम से आप उसको भेजोगे वो भी बहुत ज़रूरी है। ये भी आप कम से कम समय में और कम खर्चे पर ही आप अपनी जानकारी को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या दूसरे से प्राप्त भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। दूसरा अगला आपका जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है वो मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अलग अलग देशों में हैं या अलग अलग राज्यों में हैं। अब अगर सब एक साथ मिलना चाहें या किसी व्यवसाय को करना चाहें तो हर व्यक्ति को मतलब जिनको वो व्यवसाय शुरू करना है या कोई भी व्यवसाय की या नौकरी की, आप बड़े बड़े जैसे आप देखते हो कि इतने बड़े बड़े जैसे आजकल देखते हो कि एक देश दूसरे देश से अपने ही देश में बैठे बैठे बात कर लेता है या अपनी कोई भी नॉलेज को वो शेयर करते हैं आपस में। तो उसके लिए कम समय ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ऐसे माध्यम है जो तत्काल अपनी जो सूचनाएं हैं वो दूसरे देश तक या जो भी नॉलेज की चीज़ें हैं, जो भी उपयोगी बातें हैं, जो भी आपकी सरकारी काम काज होते हैं उसकी नॉलेज को दूसरे तक इमीडिएटली पहुंचा देते हैं। और इतनी दूर बैठे बैठे लोग एक दूसरे से आपस में बात कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर किसी ने बात करनी हो तो वो पहले इतनी दूर जाएगा, टिकट कराएगा और इतनी दूर जाएंगे और उसमें इतना खर्चा भी आता है, फिर आपका उसमें इतना टाइम भी खराब होता है। चाहे आप रेल के द्वारा जाओ, चाहे आप पर्सनल गाड़ी के द्वारा जाओ या तो हवाई जहाज के द्वारा जाओ, तो उसमें आपका इतना टाइम खराब होता है। तो इन सबको देखकर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए आपको अचानक कहीं किसी से बात करनी हो, सरकारी कोई काम काज है या कोई भी सूचना इधर से उधर देनी हो, जैसा कि आजकल आप देख रहे हो कि ये इतनी बीमारी फैल हुई है और इस बीमारी में जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं और देशों से बात कर रहे हैं, तो आप जैसे टीवी पर भी देखते हो कि ये सब लोग एक कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब बातों को डिस्कस करते हैं, उसको अपनी अपनी बातें, अपनी जो उनकी परेशानी है, जो भी उनको दिक्कत आ रही है अपने देशों में, वो लोग एक मंच पर कम समय में
बैठ के उसका सोल्यूशन, जो भी उसका सोल्यूशन है या उसके आगे क्या काम किया जाए या क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि हम लोगों कोई भी परेशानी से निकला जाए। वो लोग बताते हैं कि हमें क्या क्या जटिलताएं आ रही हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि और देशों से भी दवाइयों की डिमांड आई है, जैसे अब वो ये कैसा माध्यम है जो इमीडिएटली आपको उसका प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो ये कॉन्फ्रेंसिंग में आपको क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक ही वक्त में कहीं पे भी जो भी लोग उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं वो एक ही समय में कम समय पर इकट्ठे होकर उस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रख सकते हैं, अपने व्यवसाय से संबंधित या अपनी किसी भी समस्या से संबंधित एक जगह इकट्ठे होकर उस बात का निदान आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। अब मौखिक, अब अगला लेते हैं हम लोग, जैसे कोई भी बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, तो उनमें वो लोग प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़ है या फिर कहीं दूर बैठे हुए, मान लीजिए हम आपस में भी बात कर रहे हैं। अब हम आपस में बात कर रहे हैं तो अगर हमें यही बात अगर हमें समझ में, अगर हम लोग, आप लोग जैसे कॉलेज आए या फिर मैं भी कॉलेज आऊँ या जो भी टीचर है, हम लोग पहले कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे हम लोग बैठेंगे, तो उसमें आपको वहाँ समझाएंगे या ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, उसमें क्या हमारा टाइम भी जाएगा, हमारा खर्चा भी होगा और हमें समय उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अब ये एक ऐसी टेक्निक है, मान लीजिए ये तो हमारा छोटा स्केल है, प्रोजेक्ट तो हमारा मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं कि वो प्रोजेक्टर के माध्यम से अपनी चीज़ों का प्रेजेंट करते हैं। और ये एक तरीके का प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन होती है या आपको स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर वो अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं उसकी क्या उपयोगिता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ऐसा है कि हम उस माध्यम से कम समय में एक ही जगह बैठ के और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां इसी तरीके की प्रोजेक्टर हो गए आपके या फैक्स मशीन हो गई, इनके माध्यम से वो अपने अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। या अब ये कह लीजिए कि जो अपना, इसके अलावा हम देखते हैं कि अपने जो भी व्यवसाय जो भी कर रहा है तो उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए टीवी का भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। जैसे भी मैंने पीछे आपको बताया कि कोई भी नई चीज़, कोई दुकान खुलती है तो वो पम्पलेट छपवाते हैं या उसके डिस्प्ले के लिए बोर्ड बनवाते हैं, उसका गली गली प्रचार प्रसार करते हैं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको रेडियो पे, टेलीविजन पे उसका डिस्प्ले प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसको आम जनता तक पहुंचाते हैं, उस नए प्रोडक्ट को, उसकी जानकारी देते हैं। अब ये तो थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिससे कि हम इनका इस्तेमाल करके कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक जगह तक, अधिक से अधिक लोगों तक उसको कम से कम समय में पहुंचा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है लिखित माध्यम। अब लिखित माध्यम और मौखिक माध्यम में क्या अंतर है? लिखित माध्यम के द्वारा जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अब जो भी हमने कोई काम किया, कराना चाह रहे हैं किसी से, उसकी हमें जो प्रतिक्रिया है वो उसी समय तत्काल हमें प्राप्त हो जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौखिक माध्यम और लिखित माध्यम को हर एक रूप में अलग करती है। हर एक रूप मतलब लिखित, मौखिक माध्यम में ऐसा माध्यम है, व्यवसाय में भी ले लो या आप संप्रेषण में ले लो, कि मौखिक माध्यम में हम लोगों को उसी समय तत्काल उसका प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो लिखित माध्यम है, लिखित माध्यम में हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और हम जो बात मौखिक माध्यम के द्वारा हम दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, वो बात हम लिखित माध्यम से पहुंचाने में इतने स्पष्ट नहीं हो सकते और ना ही उसकी प्रतिक्रिया हमें उसी समय तत्काल हमें प्राप्त हो सकती है। क्योंकि अब लिखित माध्यम और मौखिक माध्यम में कुछ लाभ भी हैं, कुछ इसकी हानियां भी हैं, तो वो भी मैं आपको इस बारे में अवगत कराती हूँ कि भाई इसकी क्या लाभ है, मौखिक माध्यम के और लिखित माध्यम के, एक व्यवसाय में क्या इसकी उपयोगिता है। लिखित माध्यम का एक तो हम देखें तो इसमें समय ज़्यादा खराब होता है,
समय के साथ साथ ये थोड़ा खर्चीला भी है। और खर्चीला और दूसरी तीसरी बात हमारी आ जाती है, खर्चीले के साथ साथ हमें इसका तत्काल इसकी प्रतिपुष्टि या इसका रिप्लाई हमें तुरंत नहीं मिल पाता, तो जिसके कारण हमारे इसमें समय भी लगता है, उसके लिए हमें इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन अब हम इसका ये जो इसकी एक हानि कह लो कि भी हमें इससे ये चीज़ हानि है कि हमें इससे समय भी लग रहा है, या हमें इससे खर्चीली भी हो रही है। हम इसके लिए पेन भी लाएंगे, कागज़ भी लाएंगे, फिर हम उसे लिखेंगे, उससे हमें समय भी खराब होगा, फिर हम इसको पोस्ट करेंगे, फिर ये आगे जाएगी, मतलब उसमें हमारे 3-4 दिन का समय हमें लग जाता है। तो उससे हमारे को ये तो नुकसान है कि हमें इससे पैसों की भी हानि हो रही है, हमें इससे समय, और सबसे ज़्यादा हमें इससे समय की भी हानि हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये हानि तो है, लेकिन इसका एक फायदा भी है लिखित माध्यम का, क्योंकि लिखित माध्यम में हम उसको, अगर हम लिखित माध्यम इस्तेमाल करते हैं तो वो माध्यम हमारा जो लिखा हुआ हमारी चीज़ है वो हम भविष्य में भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य के लिए मतलब कि हम मान लीजिए हम मौखिक माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, हम मुँह से उसको बोल रहे हैं, हमने किसी को कोई काम बोल दिया, हमने उसको बोल के बात खत्म कर दी कि हाँ मुझे ये, मैंने आपको ये काम करना है, तो हो सकता है उस काम को वो थोड़ी देर में भूल जाए, या फिर कुछ दिन का काम हो तो वो हो सकता है उस काम को भूल जाए। और ये भी हो सकता है कि वो ये भी भूल जाए कि मुझे आपने ये काम बोला था, तो ये नुकसान तो है उसका। भाई हो सकता है कि वो भूल जाए, और ये भी हो सकता है कि चलो वो नहीं भी भूले, लेकिन हम ये सोच के चले कि हमने उसको ये काम बोलकर वो भूल जाए। लेकिन लिखित माध्यम का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके समय की हानि होती है, इससे हमें ज़्यादा समय लगता है, या इससे ये थोड़ा खर्चीला है, लेकिन ये हमारे आगे भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, क्योंकि हम इसको कभी भी खोल के देख सकते हैं। अपना जहाँ भी आपने लिखा है उस पेपर को हम देख सकते हैं कि हमने कौन सी तारीख को किस व्यक्ति को हमने इसका ये काम दिया था, और ये काम हमें अभी तक इसकी प्रतिपुष्टि नहीं मिली है, या मैंने जो काम उसको बोला था वो उसी रूप में उस काम को पूरा करा है या नहीं करा है। तो ये एक भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है एक लिखित माध्यम का। दूसरा, अब मौखिक माध्यम में हम कम समय, जैसे मैंने बताया आपको कि कम समय लगता है इसमें, और कम समय के साथ साथ जो व्यक्ति, एक वक्ता जो सामने वाले को बोलना चाह रहा है, वो मौखिक माध्यम के द्वारा वही बात जो बोलना चाह रहा है वो रिसीवर, श्रोता जो सुन रहा है, वो उसी रूप में उस ढंग से उस बात को प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस बात का मौखिक माध्यम से ये फायदा होता है कि वो हमें उसी समय प्राप्त, उसका जो रिप्लाई होता है, जो उसकी प्रतिपुष्टि होती है, हमें उसी समय प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए मैंने किसी को कोई काम कहा, तो वो उस काम को अगर नहीं कर सकता तो उसी समय उसका उत्तर दे सकता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, या मुझे इस काम में ये कठिनाई आ सकती है, या आप ये काम किसी और को दे दो। तो वो हमारे जो आमने सामने बात हो रही है तो वो मुझे कम समय में और उसी समय कम खर्चे में मुझे प्राप्त हो सकती है। और लिखित माध्यम में क्या होगा कि अगर मैं उसको लिखित माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाऊंगी, तो पहले उसको मैं लिखूंगी, फिर वो लोगों तक जाएगी, फिर उसका रिप्लाई आएगा, उसकी मुझे प्रतिपुष्टि मिलेगी, वो काम होगा नहीं होगा, तो उसमें जैसे समय भी ज़्यादा खराब होगा। और जो मैं बोलना चाह रही हूँ, उस बात को जो बोलना चाह रही हूँ, वो हो सकता है लिखने में वो बात नहीं हो, लिखने में वो बात नहीं मैं उसको समझा पा रही हूँ उस बात को। तो ये भी इसकी एक हानि है कि उस बात को उसी तरह का जो मैं उसको कहना चाह रही हूँ वह उसी रूप में उस तक लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पा रही, ये भी एक अब ये कह लो कि इस चीज़ का लिखित माध्यम का एक नुकसान है। अब हमारा अगला आता है कि हम लिखित माध्यम में किसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए, और हम कौन से ऐसा माध्यम है जिनका हम प्रयोग करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे कि आज वैज्ञानिक हुआ, आप लोगों देखते हो कि भी अपने
व्यवसाय की पूर्ति के लिए लोग सोशल नेटवर्किंग का भी इस्तेमाल करते हैं। सोशल नेटवर्किंग जैसे कि आपका ये आ गया, व्हाट्सएप आ गया आपका, और इंस्टाग्राम आ गया। तो इनके माध्यम से भी लोग अपने व्यापार को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसका भी वो लोग लाभ उठाते हैं सोशल नेटवर्किंग की सहायता से। अब अगला आता है हमारा इसके द्वारा, जैसे आपको बताया कि फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या इंस्टाग्राम हो गया आपका, और भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उनका उपयोग करके भी व्यवसाय में आप लाभ कमा सकते हैं। अब इनका क्या आप कितना लाभ उठा सकते हैं, या फिर इनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, कब लाभ उठा सकते हैं, ये सब आपका डिपेंड करता है कि उसको प्रस्तुत करने का, आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं उसको किस तरीके से या किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि उसकी प्रस्तुतिकरण किस तरीके से की जा रही है, कि आप किस तरीके से उसको लोगों तक प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको जिस रूप में आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो उस रूप में लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये भी आपका एक प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें आपके व्यवसाय में बहुत जरूरी है, जिन चीज़ का इस्तेमाल आपको व्यवसाय में, एक सफल व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का नहीं इस्तेमाल करेंगे तो व्यवसाय भी आपका, जिस व्यवसाय को आप करना चाह रहे हैं उसमें अच्छे से सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो आपका तकनीकी है, जो आपकी विभिन्न प्रकार की जो इतनी तकनीकें हैं, ये एक सफल व्यवसाय में इनकी इतनी मान्यता है कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में या इतने वैज्ञानिक युग में अगर हम चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवसाय में हम लोग इसका व्यवसाय में प्रचार प्रसार करके इन तकनीकों का अधिक से अधिक लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने में भी, और दूसरे की जो विचार है, मान लीजिए हमें कोई कठिनाई है, कहीं हम बैठे हुए हैं, तो दूसरे के विचारों को भी हम घर बैठे बैठे, और ज्ञान को भी हम प्राप्त अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा हम लोग संप्रेषण, जो अपना इकाई है, ये संप्रेषण, व्यावसायिक संप्रेषण में तकनीकी का महत्व। अब ये जो तकनीकी मैंने आपको बताई है, ये अपने इतने महत्वपूर्ण हो चुकी हैं आज की वैज्ञानिक युग में, कि इनके माध्यम से ही हम लोग घर बैठे बैठे, आप देखते हो कि बहुत से लोग होते हैं जो घर बैठे बैठे इतने बड़े बड़े व्यवसाय कर लेते हैं और उसका मुनाफा भी कमा लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, और हिस्सा भी, और कम से कम समय में, और कम से कम समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं। अब ये इन सब के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि हम कम समय में घर पर बैठे बैठे ही हम लोग अपने जो भी ज्ञान है हम दूसरे तक पहुंचाएं, या अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएं, या दूसरे की जो नॉलेज है हम खुद प्राप्त कर सकें, या फिर जो भी हमें कठिनाई आ रही है या नई नई तकनीकें जो हैं हम घर बैठे बैठे इस्तेमाल कर सकें। अब मान लीजिए हम दूर बैठे बैठे हम किसी से बात करना चाहते हैं, या हम वीडियो कॉल करना चाहते हैं, हम तो हमें किस किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इन चीज़ों के लिए। तो मान लीजिए हम घर में बैठे हुए हैं, हम छोटे मोटे हम कहीं भी दूर बैठे हुए किसी से बात करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम मोबाइल का, जो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, हम मोबाइल से कहीं भी बैठे हुए लोगों से बात कर लेते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिससे कि हमें इस्तेमाल करके, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी रिश्तेदार के या किसी भी ऑफिस में जाके हम जाएं, समय खराब हो हमारा पैसा भी लगे, हम परेशान भी हो। तो फ़ोन के द्वारा हम लोग बात कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन होने के लिए आपको जैसे कि पता ही उसमें
बैलेंस भी होता है, जब भी बैलेंस होगा तभी हम लोग, पैसे होंगे तभी हम बात कर पाएंगे। दूसरा हमारा जो ये टेक्निक है, तकनीकी जो माध्यम हमारा, कि हम लोग दूर से बैठे हुए हम लोग आपस में बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस एक दूसरे की शक्ल देख के बात करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा माध्यम है जो हम कम से कम समय में, कम खर्चे पे, हम घर पे बैठे हुए एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें एक स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है उसके लिए, जिससे कि स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, उसमें हमें इंटरनेट की भी जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा साधन है कि भी हम इसमें, मतलब जैसे कि आपको पता है, इतनी भागदौड़ की जिंदगी में समय में लोगों को टाइम नहीं होता जाने के लिए, आने जाने के लिए। या पहले आप देखते हो कि अब इतना तरक्की हो चुकी है कि पहले तो फोन हुआ करते थे बटन वाले, तो उससे बातचीत करके एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की खबर ले लेते थे। लेकिन आजकल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है, कि दूर बैठे बैठे हम लोग आपस में बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं। लेकिन आजकल की इतनी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में, या इतनी व्यस्त जिंदगी में, लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो वीडियो कॉल भी कर सके। तो मतलब इतना आजकल की लाइफ में इसका जरूरी हो गया है कि आजकल वीडियो कॉल भी कम करके आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, एक दूसरे की खबर ले लेते हैं व्हाट्सएप पे, या फेसबुक पे ही देख लेते हैं। या मतलब इतने व्यस्त होने, आजकल की लाइफ इतनी व्यस्त हो गई है कि उसके लिए हम लोग टेक्स्ट मैसेज का ही प्रयोग कर लेते हैं, कि व्हाट्सएप पे पूछ ले, हाँ भाई कैसे हो कैसे नहीं हो। उसके लिए आपको ऑनलाइन आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना मैसेज करके वहाँ भेज सकते हो। जब सामने वाले के पास समय होगा वो उसको खोलेगा, फिर उसको देखेगा, हाँ, फिर उसकी प्रतिक्रिया या उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसके द्वारा घर बैठे बैठे कहीं पे भी किसी दूसरे देश में या दूसरे राज्य में अपने सगे संबंधियों से या परिचित है जो भी आपसे, आप उनसे बात कर सकते हो। दूसरा आपका आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करके हम कोई भी व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं। अब हम लोग कहीं पे भी व्यवसाय के लिए हम किसी चीज को, मान लीजिए कोई इनवॉइस हमें भेजनी है कहीं, तो उसके लिए हमें अगर हम लिखित माध्यम का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया लिखित माध्यम के क्या लाभ है क्या हानियां, या मौखिक माध्यम के क्या लाभ है क्या हानियां है। मान लीजिए आपको कहीं दूसरे देश में या कहीं पे भी कोई इनवॉइस वगैरह भेजनी है, मैंने आपको पीछे फैक्स के बारे में बताया, तो पहले जैसे फैक्स चलते थे, तो वहीं पे बैठे बैठे वो फैक्स मशीन में वो कोई भी इनवॉइस भेजनी है या कुछ भी भेजनी है, और जहाँ भेजनी है वहाँ पे भी इस मशीन का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर ऐसी मशीन नहीं होगी तो वो जो इनवॉइस हम, जो भी हम लेटर है या जो भी लिखित चीज है, जो भी हम जानकारी उसको भेजना चाह रहे हैं, वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो माध्यम है, ये दोनों फैक्स मशीन होती है जो, वो दोनों जगह होनी बहुत जरूरी है, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह इस मशीन के माध्यम से उस चीज को उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है, जो हम अपनी जानकारियों को, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं सर्कुलेट करते हैं ये लोग, कोई भी, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज एक हेड ऑफिस से निकलती है और उसको हर जगह सर्कुलेट करना है, अब उसको किस माध्यम से करेंगे कि वो, मान लीजिए हमें कोई भी जानकारी देनी है और वो जानकारी इतनी जरूरी है कि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देनी है, तो हम उसके लिए अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बड़े बड़े ऑफिसों में कोई भी जैसे कि मान लो आजकल इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है घर बैठे बैठे, या किसी ऑफिस से मिलती है, तो ये क्या होता है कि जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं, कोई भी जानकारी को आम जनता तक पहुंचाते हैं, तो वो उसके लिए लैपटॉप हो गए या कंप्यूटर हो गए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गए, उसके माध्यम से द्वारा ही वो अपनी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाते हैं, और कम से कम समय में वो जानकारी हम आम जनता तक वो प्राप्त, हम लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत आपको, वही जैसे कि अभी मैंने बताया कि मोबाइल में आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। अब यही चीज़ अगर आप बड़े बड़े सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में देखें, तो उसमें आपको लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, इन चीज़ों के माध्यम से ही सारी जानकारियाँ इधर से उधर जाती हैं। तो उसके लिए भी आपको जरूरी है कि आपको लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए,
और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो ये कोई भी जानकारी आपको इधर से उधर नहीं भेजी जा सकती, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और क्योंकि अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं होंगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे पास नहीं होंगे, मान लीजिए कोई भी सूचना अगर कार्यालय से कहीं इधर उधर भेजनी है और वो हमारे पास ये सब सुविधाएं नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं, तो उसमें हमें कितना ज़्यादा समय लग सकता है और उससे कितना नुकसान हो सकता है, ये तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कि अगर हम आज का उदाहरण ले लें तो जो हमें घर बैठे बैठे पता चलती है कि भाई हाँ इतने दिन घर से बाहर नहीं निकलना, या इतने बजे से इतने बजे निकलना है, या ये बीमारी ऐसे फैल रही है, या इसके ये नुकसान है। अगर ये चीज़ हमें लिखित में, अगर हमारे पास ये सब माध्यम नहीं है, मान लीजिए किसी के पास भी नहीं है, कार्यालय में भी नहीं है या हमारे पास नहीं है, और अगर ये कार्यालय से, जो भी सरकारी कार्यालय से ये चीज़ें निकल रही हैं जिससे हम आम जनता को वो परिचित कराना चाह रहे हैं, तो उसमें ये माध्यम अगर आज की तारीख में नहीं होते और वो सारी सूचनाएं हमें लिखित माध्यम के द्वारा हमें प्राप्त होती, मान लीजिए न्यूज़पेपर से मिल रही है या मैगजीन के माध्यम से मिल रही है, तो उसमें सूचनाओं को या उन बातों को हम तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है या लग सकता था, इसका आप अंदाजा लगाओ तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर हम आज इस बीमारी के बारे में ही सोचें, तो अगर इसकी जानकारी या इसके नुकसान या इसकी जो भी हम इसके लिए जो भी सावधानियां बरत, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, अगर ये सब हमें लिखित माध्यम में मिलती तो हमें इस चीज़ का कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अब इस चीज़ को सोच के देखो कि अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं होते तो हमें कितनी इसकी भरपाई करनी पड़ती है। और आज की तारीख में हमारे पास इतने माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिनसे हमें ये सूचनाएं उसी समय प्राप्त हो जाती हैं। या जैसे आज हम घर बैठे बैठे हमें नहीं पता कि भाई ये बीमारी कैसे फैल रही है या इसके क्या नुकसान है, या इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम इसके संपर्क में ना आए, या हमें क्या क्या देखना चाहिए, या हमें कब या क्या खाना चाहिए, क्या ये सब जानकारी हमें तत्काल किससे मिलती है, तब हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही मिलती है। अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप के माध्यम से कर रहे हैं, या कितनी जानकारियां आज आपको टेलीविजन के माध्यम से भी प्राप्त हो रही है। टेलीविजन जो कम से कम समय में आप देख रहे हो कि दुनिया में कहीं पे भी हर व्यक्ति, मतलब हर घर में टीवी मौजूद है, या हर जगह टीवी से आप छोटा उपक्रम ले लो, रेडियो है, आपको रेडियो के माध्यम से भी सारी खबर आपको हर जगह कम समय में लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो ये कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम छोटे छोटे जो रेडियो हैं वो आम लोगों के पास आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आजकल ऐसे टीवी भी हैं, टीवी के माध्यम से भी आप घर बैठे बैठे सब चीज़ों को अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। और रही आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कंप्यूटर की, लैपटॉप की बात, अब आप एक जगह एक ऑफिस में बैठ के भी दूसरे ऑफिस में आप आसानी से पहुंचा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा। और ये व्यवसाय में इन चीज़ों का इतना महत्वपूर्ण, आज की तारीख में इतनी महत्वपूर्ण बन चुकी है कि आप इससे अधिक से अधिक लाभ कमा के और अधिक से अधिक आप विकास कर सकते हैं। कि आजकल जैसा आपको पता है इंटरनेट के माध्यम से इतनी जानकारियाँ आपको घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाती हैं। आप अपने कंप्यूटर पे उसको टाइप करो और हाल ही आपको उस चीज़ की प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इतने ज़रूरी बन चुके हैं अपने आजकल की ज़िंदगी में कि इनके द्वारा, इनके बिना मतलब आज की तारीख में हम एक अच्छी मतलब जीवन शैली प्राप्त कर सकते हैं। और घर बैठे बैठे हम लोग दूसरे देश की जीवन शैली हो गई, या उनके जो भी चीज़ें हो गई, जो जानकारी हो गई, कोई सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, या कोई सामाजिक जानकारी है, किसी भी प्रकार की जानकारी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं उसको, और कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आजकल, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसके द्वारा हम कम समय में और कम खर्चे पर ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जैसे
मौखिक या लिखित माध्यम मैंने जैसे आपको बताया है। तो एक मैंने आपको बताया जैसे कि एक फ़ोन के द्वारा हम फेस टू फेस तो नहीं, खाली ऑडियो कॉल हो गई जैसे हमारी, तो उसके माध्यम से जैसे हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अब सामने वाला उसको किस रूप में लेता है या उसका क्या रिप्लाई देता है उसका, तो वो हमें उस रूप में उसका चेहरा नहीं दिखाई देता, खाली हम उसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये तो है हमारी खाली ऑडियो बातचीत, जैसे कि बस खाली हम उसको सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। अब वो दूसरा हमारा आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में वीडियो कॉलिंग, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, हम लोग किसी से व्यवसाय की बात करते हैं या हम किसी भी तरीके की बात करते हैं, मान लीजिए कहीं हम सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं या किसी व्यवसाय में ही किसी से बात कर रहे हैं, तो वीडियो कॉल में आपका हमें रिप्लाई तो हमें ऑडियो कॉल में भी तत्काल प्राप्त होता है, वीडियो कॉल में भी हमें तत्काल प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब हम ऑडियो कॉल के ले लो, अब हमें ऑडियो कॉल में ये नहीं पता चलता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, सामने वाला हमसे उस बात का रिप्लाई तो दे रहा है, लेकिन उसको रिप्लाई दे रहा है तो वो किस रूप में, मतलब उसका मन में क्या है जो उसको ग्रहण कर रहा है, या जो उसके मन में जो मैं उसको जो बात कह रही हूँ उसी रूप में उसका रिप्लाई दे रहा है, या उसको वो ऊपरी मन से हमें रिप्लाई दे रहा है, उसकी चेहरे की क्या इम्प्रेशन है या उसकी भाव भंगिमाएं कैसी हैं, या वो किस तरीके से हमें रिएक्ट कर रहा है, पीछे से हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन वीडियो कॉल में क्या है कि हम वीडियो कॉल के माध्यम से सामने वाला हमें किस रूप में या किस उसकी जो भाव भंगिमा है, जो उसके चेहरे के इम्प्रेशन है, मान लीजिए हम किसी को नहीं देख पा रहे हैं तो खाली मुंह बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो चेहरा उसका कैसा है या कैसे हमसे खाली मुंह से ही अच्छी बात कर रहा है या वो पीछे से कुछ चेहरा भी बना रहा है, उसके भाव भंगिमाएं कैसी हैं। तो वीडियो कॉल में क्या हम लोगों को उसकी भाव भंगिमाओं को पता चल जाता है कि हम उससे जो काम कह रहे हैं वो उसके लिए कैसा, उसको हमें उसका प्रतिपुष्टि दे रहा है, उसका कैसे रिप्लाई दे रहा है। तो ये वीडियो कॉलिंग का एक लाभ है जिसको हम उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, सामने वाले की प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस रूप में हमसे बात कर रहा है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं वीडियो कॉलिंग में। लेकिन जो हमारा ऑडियो कॉलिंग होता है उसमें खाली हम बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, हम उसमें देख नहीं सकते। लेकिन आजकल जैसे स्मार्टफोन है, अधिकतर ये टेक्नोलॉजी अधिकतर इस्तेमाल हो रही है अधिक से अधिक, तो इसमें हम दूसरे के चेहरे भी हम आपस में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि भी सामने वाला उसके लिए क्या रिप्लाई दे रहा है। दूसरा दूसरा हम ये देखना चाहे कि भाई जैसे हम घर में आजकल आप देख रहे हो कि भी घर से निकलना मना है, हम लोग नहीं तो इतनी संगोष्ठियाँ सेमिनार वगैरह अटेंड करने जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें वहाँ जाना होता है। हमें अभी कह लो कि भी उसमें हमें समय भी लगता है या हमें टाइम भी लगता है, हम तैयार होकर भी जाते हैं, हमें उसमें खर्चा भी करना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या है कि हम जैसे घर से निकलना भी मना है, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनसे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है कि भाई हम घर बैठ के भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं जितना हम बाहर जाकर भी उठाते थे। लेकिन उससे ज़्यादा लाभ हम घर बैठ के इसलिए उठा सकते हैं कि इसमें हमारा एक तो खर्चा नहीं हो रहा है, हमारा समय खराब नहीं हो रहा है, और हम घर बैठे बैठे जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए हमें इधर उधर कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब जैसे आप देख रहे हो कि घर बैठे बैठे हम लोग सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, जिसके लिए हमें घंटों मतलब कई घंटे हमें बाहर जाना पड़ता था, टाइम भी खराब करना पड़ता था। वो आज इतना उपयोगी सिद्ध हो रहा है कि हम घर बैठे बैठे, जैसे कि आज हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, अगर हम इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा कितना समय खराब होगा। हम इंतजार करेंगे कि यहाँ कब स्कूल खुलेंगे, कब कॉलेज खुलेंगे, कब पढ़ाई शुरू होगी, फिर एग्ज़ाम भी होंगे, तो हम कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, यह एक ऐसा सेटअप है जिसपे हम मतलब आज आप कितने बच्चे
इसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज जुड़े हुए हो और हम अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। तो ये कितना फ़ायदा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का, वो आज की तारीख में आपको खुद भी देख रहे हो कि भी हम इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का। और खाली यही नहीं, आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आप जैसे मैं भी पीछे बताया था, स्मार्टफोन है, इतने ग्रुप भी बने हुए होते हैं स्मार्टफोन पे। आप और भी कितनी सुविधाएं हैं कि जिनके माध्यम से ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब इनकी कितनी उपयोगिता है, अगर ये चीज़ें आज की तारीख में नहीं होती तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ सकता था। और अगर हम उठाना चाहें तो आज की तारीख में हम इससे कितना फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हालांकि शुरू शुरू में ये चीज़ें खाली मनोरंजन के लिए ही बनाई गई थी, जैसे टीवी हो गए, रेडियो हो गए, जैसे मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। लेकिन आगे इतना वैज्ञानिक युग है, जैसे भागदौड़ की ज़िंदगी है आजकल सबकी, तो उसको देखते हुए चीज़ों से खाली मनोरंजन की ही वस्तु ना बन करके ये कितनी इसकी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या इससे हम कितनी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे बैठे, या आज की तारीख में आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम उठाना चाहें तो। अब जैसे हमारी आज ये ऑनलाइन क्लास है, और आज की तारीख में आप ऑनलाइन देखें तो इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप घर बैठे बैठे इतनी साइट बनी हुई है कि आप उस पर बैठ के हर प्रकार की, हर सब्जेक्ट की आप बुक्स भी उस पर से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और जब घर बैठे बैठे आप उनको पढ़ भी सकते हो। क्योंकि हालांकि आजकल दुकानें भी शायद नहीं खुली हैं अभी बुक्स वालों की, तो बच्चे भी परेशान हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इन साइटों पर जाकर अपने सब्जेक्ट से संबंधित बुक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने पेपर की तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि पता नहीं कब पेपर शुरू हो। तो ये नहीं कि आप जब स्कूल खुलेंगे या कॉलेज खुलेंगे तभी क्लास लगेंगी या तभी हमारा सिलेबस पूरा शुरू होगा, पढ़ाई शुरू होगी, ऐसा नहीं है। आप घर बैठ के अच्छे से, और क्योंकि आजकल तो वैसे भी आपका समय इतना बच रहा है, आप आने स्कूल आने जाने से बच रहे हो, आप घर पर हो, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना समय आपका आने जाने में खराब होता है। तो आप अगर फ़ायदा उठाना चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इतना फ़ायदा उठा सकते हो कि आप अच्छी से अच्छी परसेंटेज भी आप ला सकते हो। तो ये इतना फ़ायदा, आज की तारीख में इतनी उपयोगिता बढ़ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की, जिसका जो हम मतलब उस चीज़ को आज बता भी नहीं सकते कि हम कितने इसका उपयोग करके कितने इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आपको जैसे कि पता है कि इतना उपयोगी है, आपको कुछ भी परेशानी है, कुछ भी है, तो आप अपने टीचर से भी इस बात से, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी बात है, आप उसको किसी भी माध्यम से उसको सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, उसकी जटिलता को दूर कर सकते हो। आपको कुछ भी परेशानी आ रही हो, आप घर बैठे बैठे उसका आप करते भी हो, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास भी बहुत बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, और शायद बहुत से बच्चे आज मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं जो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि मैडम क्लास कब लगेगी, कब लगेगी। काफ़ी मैसेज भी मेरे पास आए। तो आज भी हम लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, तो आप लोगों के अपने फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कितने हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, नोट्स वगैरह भी दे रहे हैं, कितने बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं घर बैठे बैठे। और यहाँ तक कि पेपर की भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, पेपर कब होंगे, कब नहीं होंगे। अब इन सब की जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वो सब क्या है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रही हैं। अगर हम चाहें तो ये सूचनाएं कितना लाभान्वित हमें कर सकती हैं, या हम कितना लाभ उठा सकते हैं, या आज की तारीख में हम घर बैठे बैठे देख भी सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चों के पास किताबें भी नहीं है, शायद वो ले नहीं पाए हैं या उन्हें मिली नहीं है। लेकिन ये सब उन्हें अपनी आप अपने कॉलेज की साइट पर जाओगे, एसएल की साइट पर जाओगे या डी की साइट पर जाओगे, आपको इतने साइटें हैं उस पर कि आपको इतना स्टडी मटेरियल उस पर मिल सकता है, या उस पर इतना स्टडी मटेरियल है कि आप पेपर की तैयारी, आपके अगर कॉलेज खुलते भी हैं और आपके एग्ज़ाम होते भी, तो आपको उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप अब खुद भी सोच सकते हो कि ये जो माध्यम है हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, वो हमारे लिए कितना लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं आज की तारीख में। शायद आपने पीछे कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा समय आएगा कि हम लोग घर बैठ के पढ़ाई करेंगे। हालांकि अगर ऐसा समय नहीं आता तो आप घर बैठ के भी इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आज ऐसी
जटिल समय है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और वो पढ़ाई के लिए अगर हमारे पास किताबें उपलब्ध नहीं हैं तो आज की तारीख में आपके यही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आपका इंटरनेट हो गया, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो भी, उनके द्वारा घर बैठे बैठे कितनी सुविधाएं या कितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आज की तारीख में आपको भी पता चल रहा होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जब तक कॉलेज नहीं खुलते आप लोग इसी तरह से आमने सामने हम लोग बात करते रहेंगे, अपनी परेशानियों को एक दूसरे से शेयर करके उसकी समस्याओं का सुझाव भी एक दूसरे को दे सकते हैं। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए भी हैं उनको पता ही है कि हम लोग जैसे कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे, मैडम ये नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, तो हम आगे भी इन्हीं माध्यमों के थ्रू, जैसे और भी साइट हैं हम लोग उस पर भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं हम उस पर आपस में घर बैठे बैठे हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या आप उनको पूछ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं लग रही है तो आप बात नहीं कर सकते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इतने अपने पास, सब बच्चों के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन है और अधिकतर बच्चे जुड़े हुए भी हैं, तो वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसकी वजह से आपकी इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती। ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में क्योंकि इतने बच्चे मैं देखती हूँ ग्रुप बने हुए हैं इसमें, जो बच्चों को कुछ भी जानकारी मिलती है वो भी शेयर करते हैं। तो ये सब बातें आपको ऑनलाइन रहकर मतलब लैपटॉप से, कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से करके आप ये सब फायदा उठा सकते हैं इन चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अब हमारा जो अगला टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, वो आपको कराऊंगी मैं कि व्यवसाय संप्रेषण में लेखन की क्या भूमिका है। अगला टॉपिक हमारा होगा, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आगे आप थोड़ा सा इसका पढ़ लीजिएगा, जो भी दिक्कत आएगी आप उसको पूछ सकते हैं। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रस्तुतिकरण तो शायद आपने पहले ले लिया होगा और इसका भी आप आगे ले सकते हैं। अब घर बैठकर आराम से इसको पढ़ लेना और कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हैं। ये व्यावसायिक संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न तकनीकें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास इसकी बुक अगर आपने पहले से डाउनलोड की हुई तो बहुत अच्छा है, नहीं भी की हुई है तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कर भी सकते हो। अब देखिए जैसे इसमें स्क्रीन पर आपको दिखा है, व्यवसाय में लिखित संप्रेषण के लिए आज कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे टेक्स्ट मैसेज है, आपका ईमेल है, सोशल नेटवर्क हो गया, वेबसाइट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज हो गए। ये सब हमारे गए लिखित माध्यम के, हम लोग उसको टाइप करते हैं, टाइप करके हम दूसरे को भेज देते हैं तो सामने वाला उसको प्राप्त कर लेता है। और कोई भी उसमें परेशानी होती है तो वो उसको प्रतिक्रिया के रूप में उसका सुझाव भी मांग सकते हैं या उसमें क्या क्या कमी है वो आपको बोल भी सकते हैं। जैसे ईमेल का मैंने आपको बताया, ईमेल में आपको एक ईमेल साइट होती है, उसके लिए दोनों की ईमेल आईडी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल आपको पता ही है सबकी ईमेल आईडी भी बन हुई है, तो उसके लिए ईमेल के लिए आपकी ईमेल आईडी की बहुत ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के अतिरिक्त आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज हो गया, आप इसके माध्यम से भी कर सकते हो। फैक्स मशीन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ये आपका आ गया सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब आता है आपका। ये सब आज की तारीख में आप लोग इस्तेमाल भी करते हो। आपका आ गया व्यावसायिक संप्रेषण में प्रस्तुति की आवश्यकता और उसका महत्व।
इसमें हमने आपको बताया कि व्यावसायिक संप्रेषण प्रस्तुति की क्या आवश्यकता होती है और उसका क्या महत्व है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं जो आपको अगली इकाई पढ़ाऊंगी, व्यवसायिक लेखन के विविध रूप। अब ये व्यवसायिक लेखन क्या होता है और इसके क्या क्या रूप हैं, ये मैं आपको अगली इकाई में पढ़ाऊंगी। और आप चाहो तो इसका थोड़ा सा आप पढ़ भी लेना, और जो कुछ समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, आप इसमें मैसेज भी भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से जो भी आपकी परेशानियाँ हम उसको बैठ के थोड़ा देख के उसको कुछ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज अब सब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब कल इसी समय 10 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ी तैयारी करके आना। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक तो बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल हम बात करेंगे व्यवसायिक लेखन के विविध रूप। व्यवसायिक लेखन के विविध रूप है, जो भी आप पढ़ के आना थोड़ा सा। और अगर संप्रेषण का आपने स्टार्टिंग में संप्रेषण की परिभाषा या संप्रेषण के महत्व क्या है या संप्रेषण के क्या उद्देश्य हैं, ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो भी आप पढ़ लेना एक बार, कि संप्रेषण के क्या क्या उद्देश्य हैं या हमारे जीवन में संप्रेषण का क्या इस्तेमाल होता है, या संप्रेषण मौखिक होना चाहिए या लिखित होना चाहिए। शायद कुछ बच्चों ने क्लास नहीं ली होगी अभी, और उन लोगों ने अभी शायद हो सकता है कुछ बच्चों जैसे शुरू में बच्चे क्लास में आए थे, उन्हें संप्रेषण का भी मतलब नहीं पता था संप्रेषण होता क्या है। तो वो चीज़ भी आप एक बार पढ़ लेना। शायद बच्चे हिंदी में संप्रेषण का मतलब नहीं समझ पाए, कि बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आई थी संप्रेषण किसे कहते हैं या संप्रेषण शब्द होता है क्या है। तो संप्रेषण में आपको बता दें कि संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, कम्युनिकेशन, उसे संप्रेषण बोलते हैं। जो खाली दो व्यक्ति ही नहीं, आमने सामने आप दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, एक समूह हो गया, या मतलब बहुत सारे लोग हो गए, जो भी वो लोग बात करते हैं वो एक कम्युनिकेशन संप्रेषण कहलाता है। तो कुछ लोगों को शायद नहीं पता है, शुरू मेरे साथ कई बच्चों के साथ ये दिक्कत आई थी, उन्हें संप्रेषण का मतलब नहीं पता थी। तो मैं बता दूंगी कम्युनिकेशन को ही हम हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। जो हमारा इस इकाई में हमारा जो मेन जो प्रमुख काम है संप्रेषण का, उसी पर हम ये डिस्कस करा है आज, और कल भी हम इसी का हमारे जीवन में क्या क्या इसकी विशेषता हैं, या अभी जो हमने अभी व्यवसाय में संप्रेषण के माध्यम हमने पढ़े, क्या क्या माध्यम होने चाहिए, या इन सब इन माध्यमों में क्या क्या आगे और तरक्की होनी चाहिए, जिससे कि हमें और सुविधाएं प्राप्त हो सकें। तो ये सब हमने पीछे इकाई में पढ़े व्यवसायिक संप्रेषण के। अब संप्रेषण जो हमारी अगली इकाई है, इकाई 4 पार्ट 1 में व्यवसायिक लेखन। लेखन क्या होता है, व्यवसाय में क्या लिखना होता है या क्या लिखना होना चाहिए, या कैसे लिखना होना चाहिए, या उसमें क्या क्या लिखने वाले में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या ये संप्रेषण लेखन व्यवसाय में लेखन की आवश्यकता होती है या क्यों होती है या कब होती है, वो मैं आपको अगली इकाई में बताऊंगी। और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है या इसका क्या उद्देश्य है लेखन का, ये हम इकाई 4 में पढ़ेंगे। और आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, और अगर आपको आज के जो मैंने अभी आपको समझाया उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको मैसेज के माध्यम से भी मुझे बोल सकते हैं। जो भी आपको पूछना हो आप मैसेज करके पूछ लेना। और व्यवसायिक लेखन में जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है, उसमें जो आता है हमारा रिपोर्ट, एक व्यवसाय में क्या क्या माध्यम होने चाहिए जिससे एक सफल व्यवसाय हो सके, जो कि मैंने आपको भी उसमें पीछे बताया। लेकिन ये खाली मैंने मौखिक संप्रेषण बताया आपको, या इसके जो माध्यम बताए हैं, और उसके लिए क्या क्या हमें बातें याद रखनी चाहिए, या किन किन बातों को हमें ध्यान में रखकर हम व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, वो मैं आपको अगली इकाई व्यवसायिक संप्रेषण के विविध रूप में कराऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्यवसायिक लेखन का अर्थ
और इसका महत्व, व्यवसायिक लेखन कहते किसे हैं और इसका क्या महत्व है। दूसरा बताऊंगी कि संप्रेषण लेखन के जो कितने प्रकार के संप्रेषण लेखन होते हैं, उसके कितने माध्यम हैं, उसके मैं आपको अवगत कराऊंगी। दूसरा व्यवसायिक पत्र लेखन, व्यवसायिक पत्र लेखन क्या होते हैं और वो सैद्धांतिक होते हैं या व्यवहारिक होते हैं, या इसके लेखन में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो कल हम 10 बजे इसी टाइम मिलेंगे और फिर मैं आपको इस बारे में आपको अवगत कराऊंगी। जो भी आपको कठिनाई आ रही हो वो मुझे कल पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।